दिल्ली की गर्मी ऐसी थी मानो सूरज ने न केवल धरती को बल्कि हर जीवित आत्मा को अपनी ज्वलंत गोद में समेट लिया हो। आकाश में बादल बिखरे हुए थे, जैसे किसी तूफान की अधूरी कहानी जो अभी अभी गुजर चुकी थी। लेकिन यह तूफान न तो राहत लाया न ही ठंडक, बल्कि उसने हवा में एक चिपचिपी उमस का जाल बुन दिया। सड़कों से उठती गर्मी की लहरें ऐसी थीं जैसे धरती स्वयं अपनी सांसों को भाप में बदल रही हो। सूरज की किरणें निष्ठुर तलवारों की तरह त्वचा को भेदने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थीं। और हवा, वह थी एक बोझिल यात्री जो हर सांस को एक अदृश्य युद्ध में बदल दे रही थी। फिर भी दिल्ली, यह अनथक, जीवंत और अडिग शहर, अपनी पूरी महिमा के साथ थमने से इनकार कर रहा था। यह शहर कभी नहीं सोता, कभी नहीं रुकता। रेलवे स्टेशन पर एक अनोखा मेला सजा था। गर्मी की चिलचिलाहट के बावजूद यहां का माहौल किसी उत्सव की झलक लिए हुए था। यात्री अपने सामान के बोझ तले झुके, टिकटों की जांच में उलझे और टैक्सी चालकों की बुलंद पुकारों के बीच रास्ता तलाशते अपने अपने गंतव्यों की ओर भाग रहे थे। हवा में चीखें, हॉर्न की कर्कश ध्वनियाओं और बातचीत का शोर एक अजीब सा संगीत रच रहे थे, जैसे कोई अनघट सिम्फनी जो दिल्ली की आत्मा को बयां कर रही हो। स्टेशन के बाहर धूप में तपते टैक्सी चालक अपनी पुकारों से नए यात्रियों को लुभाने में जुटे थे। उनकी आवाजें हवा में तैर रही थीं, जैसे किसी प्राचीन बाजार का आह्वान। साहब चलिए, सस्ता और तेज। उनकी पुकारों में उत्साह था, जल्दबाजी थी और एक अनकही कहानी थी जो इस शहर की सड़कों पर बिखरी पड़ी थी। इसी हलचल के बीच एक युवा, विक्रम शर्मा, स्टेशन के बाहर कदम रखता है। उसने एक गहरी सांस ली, मानो दिल्ली की उस घुटन भरी हवा को अपने भीतर समेटकर इस शहर को गले लगाना चाहता हो। यह पल, यह शहर, यह उसकी नियति का पहला कदम था। उसकी छाती में अटकी गर्म हवा बाहर निकली और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। ऐसी मुस्कान जो न तो खुशी थी न उदासी, बल्कि एक अनजाने मिशन की गूंज थी। वह ठहरा, आंखें बंद कर उसने इस शहर की धड़कनों को महसूस किया, जैसे कोई यात्री अपनी मंजिल की पहली झलक को हमेशा के लिए कैद करना चाहता हो। विक्रम जानता था यहां कुछ बड़ा इंतजार कर रहा था। उसका हृदय किसी अनजाने उद्देश्य की धड़कनों से गूंज रहा था, जैसे वह नियति की खोज में निकला एक योद्धा हो। दिल्ली, मैं आ गया हूं, उसने मन ही मन पुकारा और उसकी आवाज में एक अनकही आग थी। यह पुकार कोई साधारण घोषणा नहीं थी। यह एक वचन था, एक संकल्प था जो उसके दिल की गहराइयों से निकला था। क्या यह शहर उसे अपनाएगा या उसे ठुकरा देगा? यह सवाल उसके मन में कौंधा, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। वह यहां था अपनी नियति को खोजने। भैया, कहां जाना है? टैक्सी चाहिए। साहब, मोटर बाइक टैक्सी, सस्ती, तेज और मजेदार। टैक्सी चालकों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं, जैसे कोई अनघट राग जो दिल्ली की इस चिलचिलाती दोपहर को और जीवंत बना रहा था। उनकी पुकारों में एक अनोखा जादू था जो हर आने जाने वाले को अपनी ओर खींच रहा था। विक्रम ने एक टैक्सी की ओर कदम बढ़ाए। वह पीछे की सीट पर बैठा और उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी उभरी। मूनलाइट गार्डन ले चलो, जितनी जल्दी हो सके। उसका लहजा ऐसा था मानो वह किसी अनजाने रोमांच की ओर बढ़ रहा हो, जिसका अंत उसे स्वयं भी नहीं पता था। क्या वह तैयार था? क्या वह सचमुच इस शहर की गहराइयों में उतर सकता था? कोई बात नहीं साहब, ड्राइवर ने एक चमकीली मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने गैस पर पैर रखा और टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ पड़ी, जैसे कोई घोड़ा अपनी मंजिल की तलाश में बेकाबू हो गया हो। विक्रम पीछे झुक गया, खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए। दिल्ली की सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और रंग बिरंगे बिलबोर्ड उसके सामने से गुजर रहे थे, जैसे कोई पुरानी सिनेमाएं रील चल रही हो। यह शहर, यह कितना बदल गया था। उसके होठों पर फिर वही मुस्कान लौट आई, लेकिन इस बार उसमें अनगिनत अनकहे विचारों की छाया थी। उसके मन में एक तस्वीर उभर रही थी, 10 साल पहले की दिल्ली। तब वह महज 13 साल का था, एक नन्हा सा लड़का जो अपने मास्टर के साथ इस विशाल शहर में पहली बार आया था। उस छोटे से लड़के ने इस शहर की चकाचौंध में अपने बचपन को अलविदा कहा था, और उसकी पत्नी अनामिका सिंह तब केवल 15 साल की थी, एक नन्ही प्यारी सी राजकुमारी जिसकी हंसी में मासूमियत और आंखों में अनगिनत सपने बसते थे। वह हंसी, क्या वह अब भी वैसी ही होगी?
वह अब कैसी होगी? विक्रम ने मन ही मन सोचा और उसका दिल एक अनजानी उत्सुकता से धड़क उठा। 10 साल का लंबा वक्त बीत चुका था। क्या वह अब भी वही मासूम हंसमुख लड़की होगी, या समय ने उसे किसी और रूप में ढाल दिया होगा? क्या वह उसे पहचान भी पाएगा? उसका मन उत्साह और चिंता के मिश्रित भावों से भर गया, जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान में कदम रखने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को तौल रहा हो। पहाड़ों से उतरने से पहले उसके मास्टर की गंभीर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। विक्रम, तुम जंगलों और पहाड़ों की गोद में पले बढ़े हो। बाहरी दुनिया का तुम्हें ज्यादा अनुभव नहीं। मुझे डर है कि कोई तुम्हारा फायदा न उठा ले। मैंने सुना है कि अनामिका दिल्ली की सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली महिला है। तुम्हें सावधानी से कदम रखना होगा। अगर तुम उसे संभाल नहीं पाए तो किसी को मत बताना कि तुम मेरे शिष्य हो। उन शब्दों ने विक्रम के मन में एक तूफान सा मचा दिया था। अब टैक्सी की सीट पर बैठे वह उन शब्दों को फिर से याद कर रहा था। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और चेहरे पर एक शर्मिंदगी भरी छाया उभर आई। दिल्ली की नंबर 1 सुंदरी और इतनी प्रभावशाली, उसने मन में सोचा। दबाव इतना बड़ा था कि वह खुद को किसी भारी चट्टान के नीचे दबा हुआ महसूस कर रहा था। क्या वह वाकई इसके लिए तैयार था? साहब, मूनलाइट गार्डन आ गया। ड्राइवर की आवाज ने उसे विचारों की गहराई से बाहर खींचा। टैक्सी एक भव्य आवासीय परिसर के गेट पर रुकी। विक्रम ने किराया चुकाया, ड्राइवर को धन्यवाद दिया और टैक्सी से उतर गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। मूनलाइट गार्डन आधुनिकता और शास्त्रीयता का एक अनूठा संगम था। ऊंची इमारतें जिनकी कांच की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, और बगीचों में पुरातन शैली की सजावट। हर कोना कला और सौंदर्य का मेल था। प्रवेश द्वार पर 4 सुरक्षा गार्ड भाले की तरह अडिग अपनी वर्दी में सीधे तने हुए खड़े थे। उनकी पेशेवर मुद्रा इस परिसर की विशिष्टता को और उभार रही थी। सुरक्षा बूथ में कुछ गार्ड आपस में बातें कर रहे थे। उनकी नजरें विक्रम पर पड़ीं, जो उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। उनके चेहरों पर संदेह की रेखाएं उभर आईं। विक्रम का पहनावा, एक फीकी सफेद कमीज, जमाने की काली पैंट जो टखनों से ऊपर थी, और कीचड़ से सने जूते इस चमकते परिसर में बिल्कुल बेमेल था। दिल्ली जैसे महानगर में जहां फैशन की चमक हर कोने में थी, विक्रम का यह लिबास किसी पुराने युग की कहानी कह रहा था। वह यहां इस दुनिया में कितना अजनबी लग रहा था। ये क्या चाहता है? एक गार्ड ने अपने साथी से फुसफुसाया। उसकी आवाज में संदेह और तिरस्कार का मिश्रण था। उनकी सहज बुद्धि चिल्ला रही थी, यह आदमी मुसीबत बन सकता है। विक्रम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह गार्डों के लिए संदिग्ध बन चुका था। वह मुस्कुराते हुए परिसर की ओर बढ़ा। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, जैसे वह किसी महान मिशन पर निकला योद्धा हो। यह उसका युद्ध क्षेत्र था और वह हार मानने वाला नहीं था। रुको! एक गार्ड ने उसे रोकते हुए पुकारा। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन एक अजीब सी विनम्रता भी झलक रही थी। तुम क्या कर रहे हो? विक्रम ने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए जवाब दिया, मैं यहां किसी को ढूंढने आया हूं, अपनी पत्नी को। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी, मानो वह कोई बहुत साधारण बात कह रहा हो। लेकिन यह साधारण बात नहीं थी, यह उसकी नियति थी। अपनी पत्नी? गार्ड ने उसे सिर से पांव तक घूरा। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। यहां मूनलाइट गार्डन में? उसका लहजा ऐसा था मानो विक्रम ने कोई मजाक किया हो। दिल्ली में कई आलीशान रिहायशी इलाके थे, लेकिन मूनलाइट गार्डन सबसे प्रतिष्ठित था। यहां केवल अमीर और रसूखदार लोग ही रहते थे। एक ऐसा शख्स जिसके कपड़े भिखारियों जैसे थे, दावा कर रहा था कि उसकी पत्नी यहां रहती है। यह बात किसी सस्ते ड्रामे से कम नहीं थी। हां, उसका नाम अनामिका सिंह है। क्या तुम्हें कुछ पता है? विक्रम ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। खांसी, खांसी! गार्ड की आंखें चौड़ी हो गईं और वह इतनी जोर से खांसा कि उसे अपना मुंह ढकना पड़ा। अनामिका सिंह! उसका चेहरा लाल पड़ गया, मानो उसने कोई असंभव बात सुन ली हो। अनामिका सिंह कौन थी? दिल्ली में शायद ही कोई हो जो उसे न जानता हो। वह न केवल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव भी बेमिसाल था।
और यह मैले कुचैले कपड़ों वाला शख्स दावा कर रहा था कि वह उसका पति है। यह कोई मजाक था या कोई गहरी साजिश? मुझे अंदर जाना है, विक्रम ने गार्ड की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब अधीरता थी। वह इंतजार नहीं कर सकता था। उसका दिल उसे पुकार रहा था। माफ कीजिए महोदय, गार्ड ने सख्ती से कहा। यह परिसर बहुत खास है। बिना मकान मालिक की अनुमति या पहचान के सबूत के हम किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। उसने फिर से विक्रम को सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में संदेह और चमक थी। वैसे आपके पास मोबाइल है? अगर नहीं तो मैं अनामिका जी को फोन कर सकता हूं। बस उनका नंबर दे दीजिए। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, विक्रम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसका चेहरा थोड़ा लटक गया। यह क्या था? एक और परीक्षा? पहाड़ से निकलने से पहले उसके मास्टर ने उसे सिर्फ एक पता दिया था, मूनलाइट गार्डन। अनामिका को यहीं ढूंढने का निर्देश था। क्या यह उसकी नियति का हिस्सा था या एक क्रूर मजाक? गार्ड ने निराशा से सिर हिलाया। मुझे खेद है, लेकिन इन हालात में मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। क्या मतलब अंदर नहीं जाने दे सकते? विक्रम की आवाज में अब हल्का गुस्सा था। मैं यहां अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूं। तुम मुझे बाहर कैसे रोक सकते हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरे साथ चलो। पुष्टि होने के बाद तुम लौट जाना। यह नियमों के खिलाफ है, गार्ड ने सिर हिलाया। तुम बार बार कह रहे हो कि किसी को ढूंढ रहे हो, लेकिन कोई सबूत नहीं दे सकते। अगर तुम सचमुच अनामिका सिंह को जानते हो तो कम से कम उनका संपर्क विवरण तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना? लेकिन मेरे पास नहीं है, विक्रम ने निराशा से कहा। उसका चेहरा अब उदास हो चला था। क्या यह उसका अंत था, इससे पहले कि वह शुरुआत भी कर पाता? तो क्या यह शक करना गलत है कि तुम अनामिका सिंह को जानते ही नहीं? गार्ड की भौहें चढ़ गईं। तुम्हें पता होना चाहिए, अनामिका सिंह दिल्ली में बहुत मशहूर हैं। उन्हें ना जानने वाला शायद ही कोई हो। क्या मेरी पत्नी इतनी प्रसिद्ध है? विक्रम का दिल बेचैनी से धड़क उठा। उसने अनामिका के बारे में सुना तो था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि का यह आलम उसे हैरान कर रहा था। वह कौन थी अब? क्या वह वही अनामिका थी जिसे वह जानता था? खांसी, खांसी! गार्ड ने विक्रम की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अब दीवार से सिर टकराने को कर रहा था। वह शुरू से ही विक्रम पर शक कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि अनामिका सिंह जैसी महिला का पति ऐसा हो सकता है। और अब जब उसे पता चला कि विक्रम को अपनी तथाकथित पत्नी के बारे में इतनी कम जानकारी है, तो वह और भी हैरान था। अरे यह सब क्या बकवास है? एक दूसरा गार्ड बाहर आया और विक्रम को तिरस्कार से देखा। तूने अनामिका सिंह के पति का ढोंग रचने की हिम्मत की? क्या तुझे पता भी है कि अनामिका सिंह कौन है? क्या तुझे अंदाजा है कि वह दिल्ली में किसका प्रतिनिधित्व करती है? तू सोचता है कि अनामिका जैसी देवी से कोई यूं ही शादी का दावा कर सकता है? अगर तुझे अपनी भलाई चाहिए तो यहां से जितना जल्दी हो सके भाग जा। विक्रम की आंखों में एक क्षण के लिए आग भड़की, लेकिन वह शांत रहा। उसका मन अब भी उस नियति की खोज में था जो उसे यहां तक खींच लाई थी। अनामिका सिंह, उसका प्यार, उसका मिशन, उसकी नियति, वह उसे ढूंढने के लिए यहां आया था और कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती थी। वह हार नहीं मानेगा, नहीं, कभी नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक नया संकल्प जाग उठा। यह सिर्फ शुरुआत थी, नियति का आलम अभी बाकी था। दिल्ली की चिलचिलाती धूप में मूनलाइट गार्डन का भव्य प्रवेश द्वार एक नाटकीय रणभूमि बन चुका था। हवा में गर्मी और उमस का बोझ था, लेकिन उससे कहीं अधिक भारी थी वह आग जो विक्रम शर्मा की आंखों में सुलग रही थी। उसकी भौहें तलवारों की तरह सिकुड़ी हुई और चेहरा एक ऐसी दृढ़ता से भरा हुआ मानो वह किसी भी रुकावट को चूर चूर करने को तैयार हो। वह यहां अपनी नियति की तलाश में आया था और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उसने नवागंतुक गार्ड की ओर मुड़कर देखा, जिसकी बेरुखी और तिरस्कार भरी नजरें उसके धैर्य की अंतिम सीमा को चुनौती दे रही थीं। हवा में एक तनाव भरा सन्नाटा था, जैसे कोई महान युद्ध शुरू होने वाला हो। यह क्या तमाशा है? विक्रम की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी तीक्ष्णता थी जो हवा को चीर सकती थी। पहला गार्ड उसे विनम्र और पेशेवर लगा था, लेकिन यह नया आदमी, उसके तीखे शब्द और घृणा भरी नजरें विक्रम के भीतर की आग को और भड़का रहे थे।
क्या ये लोग वाकई सोचते हैं कि वे मुझे रोक सकते हैं? उसका मन एक तूफान की तरह उमड़ रहा था, लेकिन चेहरा शांत, जैसे कोई प्राचीन योद्धा अपनी शक्ति को संभाल रहा हो। क्या घूर रहा है? गार्ड ने गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो गया। तुझे लगता है कि तू मुझसे टक्कर ले सकता है ना? उसकी आवाज में एक ऐसी हेकड़ी थी मानो वह मूनलाइट गार्डन का स्वयंभू रक्षक हो। विक्रम की साधारण वेशभूषा, फीकी कमीज, पुरानी पैंट और कीचड़ से सने जूते उसकी नजरों में तुच्छ थे, जैसे वह इस चमकते परिसर में कोई बाहरी खतरा हो। यह देहाती यहां क्या करने आया है? गार्ड का मन चिल्ला रहा था। विक्रम के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, ऐसी मुस्कान जो किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए थी। क्या तुम सचमुच मेरे साथ यह नाच गाना करना चाहते हो? उसकी आवाज में हल्की सी चुनौती थी, लेकिन चेहरा इतना शांत और आत्मविश्वास से भरा था कि वह किसी प्राचीन योद्धा की तरह लग रहा था, जो युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने को तैयार हो। यह कोई खेल नहीं था, यह उसकी नियति का पहला इम्तिहान था। धिक्कार है! गार्ड ने गुस्से से चीख कर जवाब दिया। यह देहाती मुझसे बराबरी का दावा करेगा? उसने विक्रम के सिर पर एक मुक्का चलाया, मानो उसे सबक सिखाना उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो। मूनलाइट गार्डन जैसे आलीशान परिसर में काम करने वाले गार्ड के रूप में वह खुद को किसी साधारण इंसान से कहीं ऊपर समझता था। यह देहाती, मैले कुचैले कपड़ों वाला आदमी उसकी नजरों में एक तुच्छ कीड़ा था। इतने सारे कौशलों का दावा और फिर भी दिखावा। विक्रम के चेहरे पर तिरस्कार की छाया उभरी। जैसे ही गार्ड का मुक्का उसके सिर की ओर बढ़ा, विक्रम ने एक फुर्तीली चाल भरी। उसने गार्ड की कलाई को बिजली की गति से पकड़ लिया और एक झटके में उसे जमीन पर पटक दिया। यह कोई साधारण आदमी नहीं था, यह एक तूफान था। धप! गार्ड का शरीर जमीन से टकराया और हवा में एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। वह सदमे में था, उसका सिर चकरा रहा था और सीने में ऐसी घुटन थी मानो कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। यह कैसे संभव है? उसने मन में सोचा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। सुरक्षा बूथ में खड़े बाकी गार्ड यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में हैरानी और डर का मिश्रण था। मूनलाइट गार्डन के गार्ड प्रशिक्षित थे, अनुशासित थे, फिर भी इस देहाती ने उनके साथी को पलक झपकते जमीन पर लापटका था। यह आदमी, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उनकी नजरें विक्रम पर टिकी थीं, जो अब भी शांत खड़ा था, मानो उसने कोई साधारण काम किया हो। उसके कदमों में एक अटल विश्वास था, जैसे वह इस दुनिया से परे हो। गार्ड ने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए जमीन से छलांग लगाई और विक्रम पर फिर से हमला किया। उसने अपने दाहिने पैर को स्प्रिंग की तरह मोड़ा और एक जोरदार लात चलाई, जो हवा में तेजी से विक्रम की ओर बढ़ी। वह सोच रहा था कि यह उसका बदला होगा, लेकिन वह गलत था। कुछ तजुर्बा तो है। विक्रम ने उसकी चाल को भांप लिया। लेकिन अफसोस, तुम में ताकत की कमी है। उसने देख लिया था कि गार्ड का असली हमला उसके पीछे छिपा था, लेकिन दोनों के बीच की खाई इतनी गहरी थी कि छोटी मोटी चालाकियां उसे हिला नहीं सकती थीं। यह उसका युद्ध क्षेत्र था और वह इसमें अजेय था। विक्रम का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने गार्ड का पैर मध्य हवा में पकड़ा, उसे जोर से हवा में उछाला और फिर 2 बार घुमाकर जमीन पर दे मारा। मैंने बात को बिगड़ने से बचाने की कोशिश की थी, उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, लेकिन तुमने इसे मेरी कमजोरी समझ लिया। उसकी आवाज में एक ठंडी सख्ती थी, जो हवा को और भारी बना रही थी। ढप! एक और भारी आवाज गूंजी। गार्ड का शरीर फिर से जमीन से टकराया। उसने सोचा था कि उसका पलटवार विक्रम को हैरान कर देगा, लेकिन वह गलत था। विक्रम ने न केवल उसके हमले को नाकाम किया, बल्कि उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। गार्ड का शरीर अब दर्द से कराह रहा था और वह बेहोशी के कगार पर था। यह आदमी, यह एक तूफान था। क्या? बाकी गार्ड अवाक रह गए। उनकी आंखें विक्रम पर टिकी थीं, जो शांत और आत्मविश्वास से भरा खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। सुरक्षा बूथ से यह सब देख रहे गार्डों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। यह आदमी, इतनी जल्दी? वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनके चेहरों पर अविश्वास और भय की छाया थी। क्या अब तुम सब मिलकर मुझ पर हमला करना चाहते हो? विक्रम ने गार्डों की ओर देखा
और एक ठंडी हंसी हंसी। चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, एक साथ आ जाओ, देखते हैं तुम में कितना दम है। उसकी आवाज में व्यंग्य था, लेकिन उसका रुख अडिग था। वह डरता नहीं था, वह तैयार था। कुछ गार्डों के चेहरों पर गुस्सा उभर आया। एक देहाती लड़के द्वारा इस तरह अपमानित होना उनकी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा। विक्रम की शक्ति ने उन्हें डरा दिया था। मूनलाइट गार्डन के सख्त नियमों का उल्लंघन करके वे अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। यह आदमी, यह कोई साधारण इंसान नहीं था। क्या हिम्मत नहीं है? विक्रम ने फिर से व्यंग्य किया। अगर तुम में लड़ने की हिम्मत नहीं तो क्या मैं अब अंदर जा सकता हूं, या तुम मुझे जबरदस्ती उलझाने की कोशिश करोगे? मैं बता दूं, तुम लोग मेरे लिए कोई चुनौती नहीं हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो गार्डों को और असहज कर रहा था। वह जानता था, यहां नहीं रुकेगी। देखो भाई, एक वरिष्ठ गार्ड ने आगे बढ़कर कहा। उसकी आवाज में नाराजगी थी, लेकिन डर भी साफ झलक रहा था। यह कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन नियम है। हम तुम्हें बिना अनुमति के अंदर नहीं जाने दे सकते। तुम हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। तभी उसकी नजर एक सफेद ऑन्डी कार पर पड़ी जो धीरे धीरे परिसर के गेट की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कार की ओर हाथ हिलाया, शायद अब कोई जवाब मिलेगा। कुछ ही पलों में ऑन्डी गेट के सामने रुक गई। खिड़की नीचे सरकी और एक अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला ने सिर बाहर निकाला। क्या हुआ सुल्तान? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी अधीरता थी। तुम हाथ क्यों हिला रहे हो? कोई बात है? सुरभि दी, गार्ड ने हंसते हुए कहा। यह आदमी दावा कर रहा है कि वह अनामिका जी का पति है और जिद कर रहा है कि उसे अंदर जाना है। क्या आप इसे जानती हैं? महिला, जिसका नाम सुरभि था, अनामिका सिंह की नौकरानी थी। वह अनामिका के साथ लंबे समय से थी और उनके निजी जीवन के बारे में काफी कुछ जानती थी। अगर यह आदमी सचमुच अनामिका का पति था तो सुरभि को जरूर पता होता, लेकिन यह कैसे संभव था? अनामिका जी का पति? सुरभि ने अविश्वास से हंसते हुए कहा। उसने विक्रम को सिर से पांव तक घूरा और उसके मैले कुचैले कपड़ों को देखकर उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। यह मजाक है। अनामिका जी को पति कब हुआ? मैं सालों से उनकी सेवा कर रही हूं और मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। उसकी आवाज में तीखापन था, मानो विक्रम ने कोई अपराध कर दिया हो। यह आदमी, यह कौन था? बस कुछ सालों की बात है, विक्रम ने शांत स्वर में जवाब दिया। अनामिका से मेरी सगाई 10 साल पहले तय हुई थी। उसे देखे हुए मुझे भी 10 साल हो गए। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी, मानो वह उस पुरानी याद को फिर से जी रहा हो। वह हंसी, वह सपने, क्या वे अब भी जिंदा थे? उफ, सुरभि का गला भर आया। मुझे नहीं पता तुम कहां से आए हो, लेकिन अनामिका जी का कोई पति नहीं है। मंगेतर की तो बात ही छोड़ो। उसने फिर से विक्रम को घूरा। उसका चेहरा अब गुस्से और अविश्वास से भरा था। तुम्हें शीशे में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। अनामिका जी दिल्ली की सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली महिला हैं। तुम जैसे इंसान का उनसे कोई रिश्ता, यह तो अंतर्राष्ट्रीय मजाक भी नहीं बन सकता। मैं सच कह रहा हूं, विक्रम ने थोड़ा परेशान होकर कहा, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो फोन करके पूछ लो। उसकी आवाज में एक निश्चितता थी, जैसे वह जानता हो कि उसकी बात सच थी। मैं इतनी आलसी नहीं हूं कि इस बकवास के लिए अनामिका जी को परेशान करूं, सुरभि ने तल्खी से जवाब दिया। मैं उन्हें सालों से जानती हूं। उन्होंने कभी किसी मंगेतर का जिक्र नहीं किया और तुम जैसे किसी को उनके घर आते भी नहीं देखा। उसका लहजा ऐसा था मानो वह विक्रम को पूरी तरह खारिज कर रही हो। यह आदमी, यह झूठ बोल रहा था या पागल था? विक्रम का धैर्य अब जवाब दे रहा था। बार बार अपमानित होने से उसका चेहरा सख्त हो गया। मैं यहां गोलमोल बातें करने नहीं आया, उसने कहा। उसकी आवाज में अब एक ठंडी सख्ती थी। अनामिका घर पर है या नहीं, मैं उससे सीधे मिलूंगा। हमारे रिश्ते की बात उसे छोड़कर किसी को नहीं पता। वह जानता था, उसका सच उसकी ताकत थी। अनामिका जी घर पर नहीं है, सुरभि ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। और तुम्हें भी यहां इंतजार करने की जरूरत नहीं। वह तुमसे नहीं मिलेंगी। उसकी आवाज में एक अंतिमता थी, जैसे वह इस बातचीत को यहीं खत्म करना चाहती हो। घर पर नहीं? विक्रम की भौहें सिकुड़ गईं।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज अनामिका का जन्मदिन है, वह घर पर क्यों नहीं होगी? उसकी आवाज में उत्सुकता थी, लेकिन उसमें एक गहरी निश्चितता भी थी। वह गलत नहीं हो सकता था, यह उसका सच था। तुम्हें कैसे पता? सुरभि की आंखें चौड़ी हो गईं। अनामिका की निजी जानकारी गुप्त रखी जाती थी। उनके जन्मदिन की तारीख केवल करीबी लोगों को ही पता थी। यह आदमी, इसे कैसे पता? उसने मन में सोचा। उसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा। मैं उसका मंगेतर हूं, विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे कैसे नहीं पता होगा? उसकी आवाज में एक आत्मसंतुष्टि थी, मानो वह इस छोटी सी जीत का मजा ले रहा हो। यह उसका हक था, उसकी नियति का हिस्सा। अनामिका जी इंपीरियल लग्जरी होटल में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में हैं, सुरभि ने अनिच्छा से कहा। अगर तुम सचमुच उनके रिश्तेदार हो तो वहां जाकर खुद ढूंढ लो। इतना कहकर उसने ऑडी स्टार्ट की और गेट की ओर बढ़ गई। वह इस तमाशे से छुटकारा पाना चाहती थी। विक्रम ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। इंपीरियल लग्जरी होटल, उसने मन में दोहराया। अनामिका का जन्मदिन और वह वहां थी। क्या यह एक संयोग था या नियति का खेल? उसका दिल एक नई उम्मीद से धड़क उठा। सुरक्षा गार्ड अब भी हक्का बक्का खड़े थे। यह आदमी, इसे अनामिका जी का जन्मदिन कैसे पता? एक गार्ड ने फुसफुसाया। क्या यह सचमुच उनका मंगेतर हो सकता है? धिक्कार है, दूसरा गार्ड चिल्लाया। अगर यह सच है तो यह सनसनीखेज खबर है। अनामिका सिंह का मंगेतर मूनलाइट गार्डन में गुप्त रूप से प्रकट हुआ। उनकी आंखें अब भी विक्रम पर टिकी थीं, जो अब गेट से दूर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसकी पीठ सीधी थी और कदमों में एक अटल विश्वास। उसका हर कदम एक मिशन की ओर था, जहां उसकी नियति उसका इंतजार कर रही थी। यह सिर्फ शुरुआत थी, असली रण अभी बाकी था। दिल्ली की चमकती सड़कों के बीच इंपीरियल लग्जरी होटल एक स्वप्निल महल की तरह उभरता था, मानो यह शहर का ताज हो, जो सूरज की किरणों में हीरों की तरह दमक रहा था। इसकी चांदी सी चमकती दीवारें, संगमरमर और कांच से सजा प्रवेश द्वार और हर कोने में बिखरा वैभव एक ऐसी दुनिया का आभास देता था जहां केवल कुलीन और प्रभावशाली ही कदम रख सकते थे। हवा में एक रहस्यमयता थी जो हर आने वाले को अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कोई अनघट कहानी अपने नायक का इंतजार कर रही हो। यह स्थान, यह दिल्ली की सत्ता और शान का प्रतीक था। आज का दिन विशेष था। डिलाइट वैली अम्यूजमेंट पार्क का भव्य उद्घाटन दिल्ली के पश्चिमी हिस्से को नई रौनक दे रहा था, और इस ऐतिहासिक क्षण को मनाने के लिए इंपीरियल लग्जरी होटल में एक शानदार भोज सजा था। हॉल में मखमली कालीन, झिलमिलाते झाड़फानूस और शैंपेन के गिलासों की खनक एक ऐसी महफिल रच रही थी जो दिल्ली की सत्ता और वैभव की जीवंत तस्वीर थी। शहर के व्यापारिक और सामाजिक सर्कल के शीर्ष लोग यहां जमा थे। उनके चेहरों पर उत्साह और महत्वाकांक्षा की चमक साफ झलक रही थी। यहां हर नजर में एक कहानी थी, हर मुस्कान में एक मकसद। इस भव्य मंच पर अनामिका सिंह ग्रुप की सीईओ और दिल्ली की सबसे खूबसूरत महिला एक चमकते सितारे की तरह प्रकट हुईं। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुईं, उनकी उपस्थिति ने सारी हवा को थाम लिया। उनकी सुंदरता ऐसी थी मानो सारी दुनिया की चमक उनके सामने फीकी पड़ जाए। उनकी आंखों में एक गहरी शीतलता, चेहरे पर एक ऐसी आभा जो हर दिल को सम्मोहित कर रही थी, और उनकी चाल में एक राजसी ठसक जो हर कदम को एक नियति की तरह प्रस्तुत करती थी। उनकी सोने और रेशम की बारीक कारीगरी से सजी साड़ी उनके निर्दोष शरीर को और उभार रही थी, मानो वह स्वयं एक जीवंत कला हो। वह थीं एक पूर्ण देवी, जिसके सामने समय भी झुक जाता था। वह एकदम परफेक्ट है, भीड़ में से किसी ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में आश्चर्य और प्रशंसा का मिश्रण था। कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, लेकिन उनमें आभा की कमी होती है। कुछ में आभा तो होती है, लेकिन चेहरे का आकर्षण कम पड़ता है। अनामिका अलग थीं। वह सुंदरता, आभा और स्वभाव का एक ऐसा संगम थीं जो उन्हें सच्चे अर्थों में एक पूर्ण देवी बनाता था। दिल्ली की हर महिला उनके सामने खुद को छोटा महसूस करती थी और उनकी प्रशंसा में डूबे बिना नहीं रह पाती थी। उनकी मौजूदगी एक ऐसी शक्ति थी जो हर नजर को अपनी ओर खींच लेती थी। वह थीं एक तूफान जो शांत रहकर भी सब कुछ हिला देता था। तभी एक युवा पुरुष सार्थक
एक छोटा सा लाल उपहार बॉक्स पकड़े उनके सामने आया। उसकी आंखों में एक गहरी चाहत थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो आत्मविश्वास और घबराहट का मिश्रण थी। उसने अनामिका की ओर देखा, जैसे वह अपने दिल की हर धड़कन को उनके सामने उड़ेल देना चाहता हो। यह उसका मौका था, या शायद उसकी आखिरी कोशिश। अनामिका, यह तुम्हारे लिए। आवाज में एक हल्की सी कांप थी, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद है तुम इसे स्वीकार करोगी। अनामिका की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। उनकी नजरें सार्थक को भेद रही थीं, जैसे वह उसके इरादों को पढ़ना चाहती हो। यह क्या है? तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो? उनकी आवाज में एक ठंडी औपचारिकता थी, मानो वह इस अनचाहे ध्यान से असहज हो। उनका दिल, वह पहले से ही किसी और का था। अनामिका, क्या तुम जिंदगी का मजा नहीं ले सकती? सार्थक ने हाथ फैलाते हुए हल्के हास्य के साथ कहा, जैसे वह माहौल को हल्का करना चाहता हो। तुम सिर्फ 25 साल की हो। लोग कहते हैं कि तुम में गजब की व्यावसायिक प्रतिभा है। इतनी कम उम्र में तुमने सिंह ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कठिन व्यावसायिक दुनिया में तुम एक तारे की तरह चमक रही हो, लेकिन मैं जानता हूं इस चमक के पीछे तुमने कितनी मेहनत और बलिदान दिए हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, मानो वह अनामिका के दिल को छूना चाहता हो। लेकिन क्या वह उस तक पहुंच पाएगा? लेकिन अनामिका, वह एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब और गहरी हो गई। क्या जिंदगी सिर्फ काम और मेहनत के लिए है? तुम्हें इतना जुनूनी होने की जरूरत नहीं। जिंदगी खूबसूरत है, हमें इसका आनंद लेना चाहिए, न कि हर पल को सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में झोंक देना चाहिए। दुनिया में और भी कई खूबसूरत चीजें हैं जो तुम्हारे अनुभव का इंतजार कर रही हैं। वह चाहता था कि अनामिका उसकी बातों में डूब जाए, लेकिन क्या वह गलत नहीं था? सार्थक, तुम असल में क्या कहना चाहते हो? अनामिका ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उनकी आवाज में अब हल्की सी अधीरता थी, मानो वह इस बातचीत को जल्दी खत्म करना चाहती हो। उनका मन कहीं और था, किसी और के पास। अनामिका, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता रहा हूं, सार्थक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यह मेरे जन्मदिन का तोहफा है तुम्हारे लिए, इसे खोलकर देखो। उसकी मुस्कान में एक उम्मीद थी, लेकिन उसकी आंखों में डर भी साफ झलक रहा था। यह उसका आखिरी दांव था, लेकिन क्या वह जीत पाएगा? मुझे नहीं चाहिए, अनामिका ने सिर घुमाते हुए ठंडे स्वर में कहा। अगर यह सिर्फ जन्मदिन का तोहफा होता तो मैं इसे स्वीकार कर लेती और शुक्रिया अदा करती, लेकिन अगर इसके पीछे कोई और मंशा है तो भूल जाओ। उनकी आवाज में एक सख्ती थी जो सार्थक के दिल को चुभ गई। उनका दिल, वह पहले से ही किसी और का था। क्या तुम्हारा दिल इतना ठंडा है? सार्थक का चेहरा उदास हो गया। उसकी आवाज में दर्द था। यह 32वीं बार है जब तुमने मुझे ठुकराया। हर ठुकराव एक घाव था, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मान रहा था। तो फिर इकबालियां बयान देना बंद करो, अनामिका ने बिना किसी हिचक के कहा। सार्थक, मैं साफ साफ बता दूं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावनाएं नहीं हैं और न कभी होंगी। चाहे 32वीं बार हो या 302वीं, इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। उनकी आंखों में एक अटल निश्चय था, मानो वह इस बात को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूं। उनका सच अडिग था और वह उससे पीछे नहीं हटेंगी। क्यों? सार्थक का हाथ, जो लाल उपहार बॉक्स पकड़े था, अचानक कस गया। उसकी आवाज में अब निराशा के साथ साथ एक हल्का सा गुस्सा भी था। वह जवाब चाहता था, एक कारण, क्योंकि अनामिका ने एक पल रुककर उसे देखा। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मेरे दिल में पहले से कोई है, इतना कहकर वह एक गहरे अकेलेपन को महसूस करती हुई इंपीरियल लग्जरी होटल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गईं। वह पल, वह याद, वह उनके दिल में बसता था। सार्थक का चेहरा पीला पड़ गया। लाल उपहार बॉक्स उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों में एक असहनीय पीड़ा उभर आई। कोई और? उसने मन में सोचा। वह कितनी बार ठुकराया गया था, लेकिन हर बार उसने हार नहीं मानी। लेकिन आज अनामिका के शब्दों ने उसके दिल को चूर चूर कर दिया। अनामिका जैसे खूबसूरत दिल में कोई और कैसे बस सकता है? वह शख्स कौन है जिसने उनकी दुनिया पर कब्जा कर लिया? उसका मन एक तूफान में डूब गया। तभी अचानक
इंपीरियल लग्जरी होटल के प्रवेश द्वार पर एक तेज आवाज गूंजी, अनामिका, मेरी प्यारी अनामिका। यह पुकार इतनी बुलंद थी कि हॉल में मौजूद हर शख्स ठिठक गया। डिलाइट वैली अम्यूजमेंट पार्क के उद्घाटन में शामिल होने आए मेहमान, जो अब इस भोज में जमा थे, दिल्ली के व्यापारिक सर्कल के शीर्ष लोग थे। इस अप्रत्याशित पुकार ने सबके कानों को चौंका दिया। यह ऐसा था मानो किसी ने शांत झील में एक पत्थर फेंक दिया हो और अब लहरें चारों ओर फैल रही थीं। यह कौन था? यह पुकार किसकी थी? हा, यह तो मजाक है, एक महिला ने हंसते हुए कहा। अनामिका जैसी देवी का पति इतना साधारण, कितना मजेदार है। टुट, दूसरी महिला ने तिरस्कार से कहा। अनामिका का स्वाद तो वाकई अनोखा है। कुछ महिलाओं के चेहरों पर उपहास की साफ रेखाएं थीं। अनामिका को इस तरह नीचा दिखता देखना उनके लिए सबसे बड़ा आनंद था। दिल्ली की सबसे खूबसूरत महिला का पति इतना भद्दा, उन्होंने सोचा। इससे ज्यादा रोमांचक क्या हो सकता है? यह एक नाटक था और वे इसके हर पल का मजा ले रहे थे। तुम कौन हो? अनामिका का चेहरा पीला पड़ गया। चारों ओर की फुसफुसाहट उनके कानों में गूंज रही थी और वह चाहती थीं कि जमीन फट जाए और उन्हें निगल ले। यह आदमी, यह अचानक कहां से आ गया और इसे मेरे पति होने का दावा करने की हिम्मत कैसे हुई? उनका मन एक तूफान में डूब रहा था। विक्रम ने भीड़ की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज किया। उसने अपनी जेब से एक हरा ब्रेसलेट निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, मैं विक्रम शर्मा हूं। यह तुम्हारे लिए अनामिका, जन्मदिन मुबारक। उसकी आवाज में एक गहरी गर्मजोशी थी, मानो वह इस पल को सालों से जी रहा हो। उसका हर शब्द एक नियति की तरह गूंज रहा था, जो इस भव्य मंच पर अनामिका के साथ उसके मिलन का प्रतीक था। यह वह पल था जिसके लिए वह पहाड़ों से उतरकर यहां आया था। इंपीरियल लग्जरी होटल का भव्य हॉल, जो कुछ पल पहले वैभव और सत्ता का प्रतीक था, अब एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। झिलमिलाते झाड़ फानूसों की रोशनी, जो पहले शैंपेन के गिलासों की खनक के साथ नाच रही थी, अब एक गहरी हलचल की गवाही दे रही थी। जन्मदिन मुबारक अनामिका। विक्रम शर्मा की बुलंद आवाज हॉल में गूंजी और मानो समय स्वयं ठहर गया। उसकी आवाज में एक ऐसी गर्मजोशी थी जो इस ठंडे अभिजात्य माहौल में बिल्कुल बेमेल थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे कोई नियति का तूफान इस भव्य मंच पर उतरने वाला हो। यह पल, यह युद्ध का आगाज था। अनामिका सिंह, दिल्ली की सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली महिला, स्तब्ध रह गईं। उनके चेहरे पर एक खालीपन छा गया और उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। यह वही शख्स था? उनके मन में एक तूफान उठ रहा था। क्या यह वही विक्रम था जिसके साथ 10 साल पहले उनकी सगाई तय हुई थी? वह इस समय इस प्लेस पर इस तरह क्यों प्रकट हुआ? क्या यह उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोई साजिश थी? उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और सांसें उखड़ने लगीं। आज का दिन डिलाइट वैली अम्यूजमेंट पार्क के उद्घाटन का था और यहां दिल्ली के व्यापारिक जगत के शीर्ष लोग जमा थे। अगर उन्हें पता चल गया कि यह मैले कुचैले कपड़ों वाला शख्स उनका मंगेतर है, तो वह इस अपमान का सामना कैसे करेंगी? सिंह ग्रुप की सीईओ, दिल्ली की नंबर 1 सुंदरी और मेरा मंगेतर, यह? अनामिका का मन एक अनजाने खतरे की आहट से कांप रहा था। विक्रम ने फिर से उस हरे ब्रेसलेट को उनके सामने बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो इस चमकते हॉल की कृत्रिमता से बिल्कुल उलट थी। यह तुम्हारे लिए अनामिका, जन्मदिन की बधाई। उसकी आवाज में एक गहरी उम्मीद थी, लेकिन अनामिका ने न तो ब्रेसलेट लिया, न ही उसकी ओर देखा। वह चाहती थी कि यह सब एक बुरा सपना हो और वह तुरंत इससे जाग जाए। अगर इन लोगों को पता चल गया कि यह मेरा मंगेतर है, तो मैं फिर कभी सिर उठाकर नहीं चल पाऊंगी। उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, जो इस भव्य माहौल में और भी तीव्र लग रही थी। भीड़ में फुसफुसाहट की लहरें तेज हो गईं। प्रेसिडेंट सिंह, इसका क्या मतलब है? एक अधेड़ उम्र के कारोबारी ने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा। यह शख्स आपका पति है? आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आप शादीशुदा हैं? उसकी आवाज में एक छिपा हुआ जहर था, जो अनामिका के दिल को चुभ रहा था। यह लोग, ये उनके दुश्मन थे जो इस मौके का मजा ले रहे थे। बिल्कुल, एक दूसरी आवाज गूंजी। प्रेसिडेंट सिंह, यह तो नाइंसाफी है। इतना बड़ा आयोजन और आपने हमें अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताया।
देखिए, वह बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। उसकी आवाज में मजाक साफ झलक रहा था और हॉल में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। मुझे तो लगता है ये कोई गलतफहमी है, एक महिला ने तिरस्कार से कहा। अनामिका जैसी महिला का पति यह कैसे हो सकता है? हाँ, वह देखने में ठीक है, लेकिन उसका पहनावा, यह तो दिल्ली की नंबर 1 सुंदरी का अपमान है। सही कहा, एक और शख्स ने हंसते हुए कहा। प्रेसिडेंट सिंह, क्या यह आदमी सचमुच आपका अपमान करने आया है? कहें तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर करवाऊं? उसकी आवाज में एक छिपा हुआ उपहास था जो अनामिका के लिए असहनीय था। अनामिका के चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए। उनकी चिंता भरी आवाजें और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हवा में तैर रही थीं। दिल्ली के व्यापारिक अभिजात्य वर्ग, जो बाहर से शिष्ट दिखते थे, अपने शब्दों में झरघोलने में माहिर थे। अनामिका का चेहरा लाल पड़ गया और उनका नाजुक शरीर हल्के से कांपने लगा। आज मेरी सबसे बड़ी बदनामी हो गई, उन्होंने मन में सोचा। विक्रम के भद्दे पहनावे ने उनके दुश्मनों को एक सुनहरा मौका दे दिया था। अपमान और उपहास की बाढ़ उनके ऊपर टूट पड़ी और वह इस तूफान का सामना करने में असमर्थ थीं। उनका दिल, वह टूट रहा था। विक्रम ने भीड़ के ताने और अनामिका के शर्मिंदे चेहरे को देखा। उसका दिल हैरानी और दुख से भर गया। ये क्या हो रहा है? उसने सोचा। वह तो अपनी पत्नी से मिलने आया था, अपनी नियति को पूरा करने की मिशन पर था, लेकिन यहां उसे अपमान और अविश्वास का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक बार फिर ब्रेसलेट आगे बढ़ाया। अनामिका, यह तुम्हारे लिए है, इसे ले लो। उसकी आवाज में एक गहरी दृढ़ता थी जो इस माहौल की कृत्रिमता को चुनौती दे रही थी। वह हार मानने वाला नहीं था, वह एक योद्धा था। मुझे यह नहीं चाहिए, अनामिका ने गुस्से को दबाते हुए तेज स्वर में कहा। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसमें एक गहरी पीड़ा भी छिपी थी। उनकी आवाज में एक ऐसी बेचैनी थी जो उनके दिल के टूटने की गवाही दे रही थी। वह चाहती थीं कि यह सब खत्म हो, लेकिन क्या यह संभव था? विक्रम स्तब्ध रह गया। यह क्या मतलब है? उसने सोचा। उसने इतनी लंबी यात्रा सिर्फ अनामिका से मिलने के लिए की थी, और अब वह उसे इस तरह ठुकरा रही थी। क्या मैंने कुछ गलत किया? उसकी आंखों में असमंजस था, लेकिन उसका हृदय अभी भी अपनी नियति पर अडिग था। अनामिका, यह क्या हो रहा है? सार्थक, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ा। उसने विक्रम को सिर से पांव तक घूरा और फिर अनामिका की ओर मुड़ा। यह आदमी कौन है? उसकी आवाज में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था, मानो वह अपने प्यार पर किसी और का दावा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह अपने दिल की आग को दबा रहा था, लेकिन कब तक? अनामिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनके शब्द गले में अटक गए। तभी एक अधेड़ उम्र का कारोबारी जोर से हंसते हुए बीच में कूद पड़ा। हाँ हाँ, अनामिका सिंह, उसकी आवाज हॉल में गूंजी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, यह शख्स आपका पति है। आपने इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? हम तो पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन इतना बड़ा राज्य, और देखिए, आपका पति तो खास स्टाइल में है। उसकी हंसी में व्यंग्य था और उसने माहौल को और गरमा दिया। यह एक तमाशा था और वह इसका मजा ले रहा था। भीड़ में मौजूद लोग जो अनामिका से रंजिश रखते थे, अब खुलकर मुस्कुरा रहे थे। वे खुद को उच्च समाज का मानते थे, लेकिन इस नाटक का मजा लेने से नहीं चूक रहे थे। कुछ लोग किनारे खड़े होकर ठंडे दिमाग से यह तमाशा देख रहे थे, मानो किसी सिनेमाई ड्रामे का इंतजार कर रहे हों। यह एक रण था और वे इसके दर्शक थे। मैं उसे नहीं जानती। अनामिका ने अब और बर्दाश्त नहीं किया। उनका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल था। वह तेजी से मुड़ी और हॉल से बाहर की ओर चल दी, मानो इस अपमान से भागना चाहती हों। उनका दिल, वह टूट चुका था। अनामिका, रुको! विक्रम उनके पीछे भागा। उसने उनका हाथ पकड़ा और सख्त आवाज में कहा, इसका क्या मतलब है? 10 साल पहले उस बरसात के दिन हमने क्या वादा किया था? उसकी आवाज में दर्द और दृढ़ता थी। उसकी आंखें अनामिका की आंखों में झांक रही थीं, मानो वह उनके दिल की गहराई में कोई जवाब तलाश रहा हो। वह उस वादे को भूल नहीं सकता था। वह उसकी नियति था। अनामिका ने उसका हाथ झटक दिया। वह कुछ कठोर कहने वाली थी, लेकिन विक्रम की गहरी काली आंखों से नजर मिलते ही उनके शब्द गायब हो गए।
एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में बोली, विक्रम, यह सच है कि 10 साल पहले हमारा सगाई अनुबंध हुआ था, लेकिन वह मेरे दादाजी की इच्छा थी। उनकी मर्जी मेरी पूरी जिंदगी को बांध नहीं सकती। उनकी आवाज में एक गहरी उदासी थी जो उनके शब्दों को और भी भारी बना रही थी। उनका दिल वादे और इस नई दुनिया के बीच फंस गया था। उनके शब्दों ने हॉल में सन्नाटा छा दिया। क्या? भीड़ में से किसी ने फुसफुसाया, यह आदमी सचमुच अनामिका का मंगेतर है। यह खुलासा, यह एक तूफान था। छोटा चोर! सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेजी से विक्रम की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। अनामिका से अपने गंदे हाथ हटाओ, उसने दांत पीसते हुए कहा। उनके कपड़े गंदे मत कर। वह अपने प्यार को खोने के डर से जल रहा था। माफ कीजिए। विक्रम ने सिर घुमाया और सार्थक को ठंडी नजरों से घूरा। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति थी जो हॉल की हलचल को और गहरा रही थी। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, वह एक योद्धा था। मेरा मतलब साफ है, सार्थक ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। खुद को शीशे में देख। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अनामिका के लायक हो? एक मेंढक हंस के साथ क्या रिश्ता रख सकता है? हमारी दुनिया तुम जैसे बेचारों के लिए नहीं है। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं, यहां से दफा हो जाओ। वह विक्रम को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन वह गलत था। थप्पड़! विक्रम ने अनामिका का हाथ छोड़ा और एक तेज झटके में सार्थक के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ खास हो। तुम्हारे साथ निपटना मेरे लिए बच्चों का खेल है। उसकी आवाज में एक अडिग आत्मविश्वास था जो हॉल को हिला रहा था। थप्पड़ की आवाज हॉल में गूंजी और सार्थक जमीन पर जा गिरा। उसका चेहरा लाल पड़ गया और एक चमकदार निशान उसकी गाल पर उभर आया। इसने मुझे मारा? उसने अविश्वास से सोचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह देहाती उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। क्या इसे पता भी है कि मैं स्मिथ परिवार का युवा स्वामी हूं? यह क्या हो रहा है? भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। लोग अविश्वास से सार्थक को जमीन पर पड़ा देख रहे थे। स्मिथ परिवार के युवा स्वामी को इस देहाती ने थप्पड़ मार दिया और यह आदमी अनामिका का मंगेतर है। यह नाटक अब और भी रोमांचक हो गया था। यह एक युद्ध था और हर कोई इसका साक्षी बन रहा था। विक्रम, तुम... अनामिका का मुंह खुला रह गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों हो रहा था। यह लड़ाई क्यों शुरू कर रहा है? क्या यह सिंह परिवार के लिए और दुश्मनियां ला रहा है? उनकी आंखों में भय और असमंजस था। वह चाहती थीं कि यह सब खत्म हो, लेकिन क्या यह संभव था? युवा मास्टर! सार्थक के 2 अंगरक्षक दौड़कर आए। उनकी आंखों में गुस्सा था और उनकी मुट्ठियां तनी हुई थीं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? सार्थक अपने पैरों पर कूदा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। तुम दोनों यहां क्या खड़े हो? इसे पकड़ो! उसने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया। दोनों अंगरक्षक बिना समय गंवाए विक्रम की ओर दौड़े। उनकी मुट्ठियां तनी थीं और चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उनकी चाल में एक प्रशिक्षित योद्धा की फुर्ती थी और उनकी आंखों में विक्रम को सजा देने की आग थी। यह उनका युद्ध क्षेत्र था और वे हार नहीं मानने वाले थे। अनामिका भयभीत हो गईं। वह अंगरक्षकों को रोकने के लिए आगे बढ़ीं, लेकिन भीड़ की नजरों ने उन्हें रोक दिया। वह विक्रम के बहुत करीब नहीं दिखना चाहती थीं। अंत में वह पीछे हट गईं और सिर्फ उत्सुकता से देखती रहीं। उनका दिल एक अनजाने खतरे की आहट से धड़क रहा था। वह क्या कर सकती थीं? यह तूफान अब रुकने वाला नहीं था। सिर्फ तुम दोनों? विक्रम ने निडर होकर कहा। वह एक बाघ की तरह आगे बढ़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी फुर्ती थी। मैं यहां अपनी पत्नी की तलाश में आया था, उसने सोचा, लेकिन ये लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं, अनामिका को नीचा दिखा रहे हैं। अगर इन्हें शरारत करनी है तो मुझे भी हंगामा मचाने में कोई गुरेज नहीं। उसकी आंखों में एक आग थी जो इस हॉल की चमक को भी मात दे रही थी। वह तैयार था अपनी नियति को बचाने के लिए, अपनी मिशन को पूरा करने के लिए और इस लड़ाई में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। यह युद्ध था और वह इसका नायक था। इंपीरियल लग्जरी होटल का भव्य हॉल, जो कुछ पल पहले वैभव और शान का प्रतीक था, अब एक रणक्षेत्र की तरह सांस ले रहा था। संगमरमर की चमकदार फर्श,
जो झिलमिलाते झाड़ फानूसों की रोशनी में दमक रही थी, अब विक्रम शर्मा की अडिग शक्ति की गवाही दे रही थी। वह 2 प्रशिक्षित अंगरक्षकों से उल्कापिंडों की तीव्रता के साथ टकरा रहा था। उसकी हर चाल में एक ऐसी फुर्ती थी जो हवा को चीर रही थी। प्रत्येक आक्रमण में एक अनुशासित योद्धा की शक्ति झलक रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो इस चमकते माहौल को चुनौती दे रही थी। यह नृत्य नहीं था, यह एक युद्ध था, नियति का युद्ध। दिल्ली के व्यापारिक दिग्गज जो इस अप्रत्याशित नाटक के साक्षी बन रहे थे, स्तब्ध थे। उनकी आंखों में आश्चर्य और तिरस्कार का मिश्रण था, लेकिन उनकी होंठों पर ठहरी मुस्कुराहटें अब धीरे धीरे गायब हो रही थीं। यह देहाती स्मिथ परिवार के प्रशिक्षित अंगरक्षकों से भिड़ने की हिम्मत कर रहा है। एक व्यापारी की फुसफुसाहट हवा में तैर गई। उसकी आवाज में अविश्वास साफ झलक रहा था। यह कोई साधारण आदमी नहीं था, यह एक तूफान था। 1 मिनट से भी कम समय में विक्रम ने दोनों अंगरक्षकों को पूरी तरह दबोच लिया। उनकी मुट्ठियां हवा में बेकार लहरा रही थीं और उनके चेहरों पर हार का डर साफ उभर आया था। यह कैसे संभव है? एक अंगरक्षक ने मन में सोचा। उसका माथा पसीने से तर। वह एक कुलीन पूर्व सैनिक था जिसे अपनी शक्ति पर अटूट भरोसा था, लेकिन इस देहाती के सामने वह एक नाजुक नाव की तरह डगमगा रहा था जो किसी तूफान में पलटने की कगार पर हो। यह शक्ति, यह कहां से आई थी? यह तो दिलचस्प है, एक व्यापारी ने फुसफुसाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे नहीं पता था कि यह आदमी इतना काबिल है। सही कहा, दूसरा व्यापारी बोला। किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। यह शख्स बाहर से साधारण लगता है, लेकिन इसकी ताकत, यह असाधारण है। यह सब क्या हो रहा है? एक तीसरी आवाज में हैरानी थी। यह देहाती अनामिका सिंह का मंगेतर है और स्मिथ परिवार के अंगरक्षकों को हरा रहा है। भीड़ की उपहासपूर्ण मुस्कुराहटें अब पत्थर की मूर्तियों की तरह जम गई थीं। कुछ लोग जो अनामिका सिंह को दिल्ली की सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली महिला मानते थे, अब इस देहाती लड़के के साथ उनके रिश्ते की कड़ियों को जोड़ने लगे। उनकी नजरों में अब मनोरंजन की जगह सतर्कता ले रही थी। यह कोई साधारण बात नहीं, उन्होंने मन में सोचा। इसमें कुछ गहरी साजिश है। क्या इसे मार्शल आर्ट्स आती हैं? अनामिका की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह विक्रम को देख रही थीं, जो एक बाघ की तरह अंगरक्षकों पर टूट पड़ा था। 10 साल पहले उनके दादाजी और विक्रम के गुरु ने उनकी सगाई अनुबंध की व्यवस्था की थी। उस समय की धुंधली यादें उनके मन में तैर रही थीं, लेकिन विक्रम के बारे में उनकी जानकारी बेहद सीमित थी। वह केवल इतना जानती थीं कि उनके दादाजी और विक्रम के गुरु गहरे दोस्त थे और उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि दादाजी ने अपनी पोती को उनके शिष्य को सौंपने में जरा भी हिचक नहीं की थी। लेकिन यह ताकत, यह कहां से आई? अनामिका का मन एक अनजाने रहस्य में उलझ रहा था। अनामिका, हमें क्या करना चाहिए? रोहिणी, जो पहले अनामिका को बचाने के लिए आगे आई थी, ने चिंता भरे स्वर में पूछा। उसकी परिपक्व सुंदरता और शांत स्वभाव उसे अनामिका की सबसे भरोसेमंद साथी बनाता था। क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? नहीं, अनामिका ने सिर हिलाते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसे जो करना है करने दो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। उनकी आवाज में एक अजीब सी दूरी थी, लेकिन उनकी आंखें विक्रम पर टिकी थीं, मानो वह उसकी हर चाल को पढ़ रही हों। उनका मन एक युद्ध में उलझा था, पुरानी यादों और नई हकीकत के बीच। 10 साल पहले की एक घटना ने उनके दिल में विक्रम के लिए एक हल्का सा लगाव पैदा किया था। दादाजी के वादे ने उन्हें सपने देखने पर मजबूर किया था, एक ऐसे पति के साथ जीवन जो उनकी प्रतिष्ठा के योग्य हो। लेकिन आज विक्रम का गलत समय पर गलत तरीके से आना उन्हें अपमानजनक लगा। सिंह ग्रुप की सीईओ और सिंह परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते वह चाहती थीं कि उनका जीवन साथी उनकी सम्मान का ख्याल रखे। विक्रम ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे मेरी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं? अनामिका का मन एक गहरे असमंजस में डूब रहा था। यह आदमी वाकई अजीब है, रोहिणी ने आह भरते हुए कहा। वह विक्रम की शक्ति से उतनी ही हैरान थी जितनी उसके सामाजिक अनाड़ीपन से। कौन अपने भावी जीवन साथी से मिलने ऐसे आता है, वह भी इतने बड़े आयोजन में, बिना किसी तैयारी के?
वह समझ नहीं पा रही थी यह शख्स कौन था। धमाका! अचानक एक अंगरक्षक हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। उसका शरीर संगमरमर की फर्श पर धम से टकराया और एक दर्द भरी चीख हॉल में गूंजी। यह एक तमाचा था स्मिथ परिवार की शक्ति पर। विक्रम तेजी से दूसरे अंगरक्षक की ओर बढ़ा। उसने उसकी मुट्ठी मध्य हवा में पकड़ ली जो उस पर आक्रमण करने वाली थी। धिक्कार है! अंगरक्षक का माथा पसीने से लथपथ था। उसने पूरी ताकत लगाई लेकिन अपनी मुट्ठी को विक्रम की पकड़ से छोड़ा न सका। यह आदमी, यह कितना ताकतवर है! वह एक प्रशिक्षित सैनिक था जिसे स्मिथ परिवार के युवा स्वामी सार्थक की रक्षा के लिए चुना गया था, लेकिन इस देहाती के सामने वह बिल्कुल असहाय था। दफा हो जाओ! विक्रम ने एक जोरदार लात मारी और दूसरा अंगरक्षक भी हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। उसकी ठंडी नजरें अब सार्थक पर टिक गईं। लगता है तुम्हारी यही औकात है, उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, और वह भी सिर्फ दूसरों की ताकत के बल पर। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, वह एक शेर था। तुम! सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा जैसे उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया हो। इस देहाती ने मुझे अपमानित किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी इस तरह बेइज्जती करेगा। क्या? विक्रम ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। मैं तो तुम्हें मारने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन तुम बार बार मौत को दावत दे रहे हो। इतना बेकार कचरा और इतना घमंड। विक्रम ने सार्थक की ओर देखा, फिर अनामिका की ओर मुड़ा। उसकी आवाज में अब निराशा थी। शायद मुझे आज यहां नहीं आना चाहिए था, तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी जो इस चमकते हॉल की कृत्रिमता को भेद रही थी। वह चाहता था कि अनामिका समझे, लेकिन क्या वह समझ पाएगी? अनामिका ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ न बोली। उनकी खूबसूरत आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन वह उसे छिपा रही थी। मुझे क्या जवाब देना चाहिए? उन्होंने मन में सोचा। विक्रम ने अपनी जेब से हरा ब्रेसलेट निकाला और उसे उदास नजरों से देखा। मैंने इस कंगन को बनाने में महीनों लगाए, लेकिन अब यह बेकार है। उसकी आवाज में एक गहरी निराशा थी। शायद तुम ठीक ही सोचती हो अनामिका। तुम एक अजेय देवी हो और मैं तो बस एक गांव का गंवार। यह सब एक ख्वाहिश ही थी। वह एक पल रुका, फिर कंगन को जमीन पर पटक दिया। अगर तुम कभी सगाई अनुबंध तोड़ना चाहो तो मुझसे संपर्क कर लेना। इतना कहकर वह मुड़ा और हॉल से बाहर की ओर चल दिया। उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन कदमों में एक अजीब सी भारीपन था, मानो वह अपनी नियति को पीछे छोड़ रहा हो। यह उसका अंत नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। कम से कम यह आत्मजागरूक तो है, एक व्यापारी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। हाँ, कल का दिन मजेदार होगा, दूसरा बोला। अनामिका सिंह का मंगेतर इतना अजीब, यह खबर तो दिल्ली में आग की तरह फैलेगी। तो अनामिका उतनी अजेय नहीं जितना वह समझती थी, एक तीसरी आवाज में उपहास था। यह लड़का सही समय पर आया। वे लोग जो अनामिका को नापसंद करते थे अब खुलकर हंस रहे थे। वे उत्साह से बातें करते हुए इंपीरियल लग्जरी होटल के भोज में शामिल होने चले गए, मानो यह नाटक उनके लिए एक मनोरंजन का साधन हो। यह एक तमाशा था और वे इसके हर पल का मजा ले रहे थे। अनामिका अपनी जगह पर खड़ी थीं। उनकी नजरें विक्रम की दूर जाती पीठ पर टिकी थीं। उनकी खूबसूरत आंखों में एक धुंधलकी छा गई थी। वह हार मानने वाली महिला नहीं थी, लेकिन इस पल में उनके दिल में एक अजीब सी खालीपन था। क्या मैंने गलती की? उन्होंने सोचा, लेकिन आंसुओं को बहने से रोक लिया। वह अनामिका सिंह थीं, वह कभी नहीं टूटेंगी। अनामिका, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, सार्थक ने उनके पास आकर कहा। वह तुम्हारे लायक नहीं है। वह अपनी जगह फिर से हासिल करना चाहता था, लेकिन क्या वह गलत नहीं था? अंदर जाओ, अनामिका ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। उनकी आवाज में एक चेतावनी थी जो सार्थक के दिल को चुभ गई। अनामिका, सार्थक ने फिर कोशिश की। अंदर जाओ, वरना मैं अपना आपा खो दूंगी। अनामिका की आवाज में सख्ती थी। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सार्थक का चेहरा फड़क उठा। उसने गुस्से को दबाते हुए विक्रम की पीठ पर एक आखिरी नजर डाली और चुपचाप हॉल में चला गया। वह हार गया था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। अनामिका,
क्या हम अब अंदर चलें? रोहिणी ने नरम स्वर में पूछा। हाँ, अनामिका ने दृढ़ता से कहा। मैं, अनामिका सिंह, कभी हार नहीं मानती। जो लोग मुझ पर हंसने की हिम्मत करते हैं, मैं उन्हें 10 गुना सजा दूंगी। उनकी मुट्ठियां कस गईं और उनकी आंखों में एक नया संकल्प चमक रहा था। वह एक योद्धा थीं और यह उनकी लड़ाई थी। आह, विक्रम ने गलत समय चुना, रोहिणी ने आह भरी। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सम्मान की हकदार हैं। तुम पहले अंदर जाओ, अनामिका ने कहा। मुझे थोड़ा अकेले रहना है। रोहिणी के जाने के बाद अनामिका कुछ देर वहीं खड़ी रहीं। उनकी नजरें जमीन पर पड़े हरे ब्रेसलेट पर टिक गईं। उन्होंने चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नहीं देख रहा। फिर धीरे से झुककर उन्होंने ब्रेसलेट उठाया और अपने बैग में रख लिया। उनकी आंखों में एक अनकही भावना थी। यह क्या था विक्रम? उन्होंने मन में सोचा। फिर एक गहरी सांस लेकर वह इंपीरियल लग्जरी होटल की ओर बढ़ गईं। उनके कदमों में एक नया संकल्प और उनके दिल में एक अनजाना सवाल। यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। दिल्ली की सड़कों पर दोपहर की सुनहरी धूप एक जादुई चादर की तरह बिखर रही थी। सूरज की किरणें मानो किसी अनदेखे चित्रकार की तूलिका से रंगी गई हों। हर पत्ते, हर पत्थर पर सुनहरी आभा छिड़क रही थी। अपेक्स वेलनेस क्लिनिक के सामने हवा में ठंडक का हल्का सा स्पर्श था, जो सड़क किनारे खड़े बरगद के पेड़ों की पत्तियों को नृत्य करा रहा था। हवा का झोंका मानो कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो, जो समय की गहराइयों में कहीं खो गई थी। विक्रम शर्मा एक रहस्यमयी आग के साथ अपनी जेब से एक पुराना, किनारों से मुड़ा हुआ कागज निकालता है। उस कागज पर लिखा हर अक्षर जैसे कोई प्राचीन मंत्र उसके भाग्य को बांधे हुए था। उसने एक गहरी सांस ली, मानो हवा में बिखरे सारे रहस्यों को अपने भीतर समेट रहा हो। क्या यह वही जगह है जहां मास्टर रघुवीर ने मुझे भेजा था? उसका मन संशय और विश्वास के बीच झूल रहा था। फिर एक पल ठहरकर उसने क्लिनिक के भारी लकड़ी के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसके कदमों में संकोच की हल्की सी छाया थी, पर उसकी आंखों में जल रही थी एक ऐसी चमक जो किसी बड़े मकसद की ओर इशारा कर रही थी। क्लिनिक के भीतर का माहौल समय की गहराइयों में डूबा हुआ था। लकड़ी की एक प्राचीन मेज, जिसके किनारे समय की मार से घिस चुके थे, कमरे के केंद्र में खड़ी थी। उस मेज के पीछे बैठे थे डॉक्टर ईशान, जिनका असली नाम कार्तिक अग्रवाल था। उनके चश्मे का फ्रेम जैसे उनकी जिंदगी की तरह समय के साथ झुक चुका था। वे एक मोटे अखबार में डूबे थे। उनकी उंगलियां बार बार चश्मे को ठीक करती, मानो कोई पुराना रिवाज निभा रही हों। तभी विक्रम के भारी कदमों की आहट ने उस शांत माहौल को भंग किया। कार्तिक ने अखबार को मोड़कर मेज पर रखा और सामने खड़े युवक को देखा। उनकी आंखों में एक गर्मजोशी भरी मुस्कान उभरी, जैसे कोई पुराना दोस्त अचानक सामने आ खड़ा हो। नमस्ते युवक। उनकी आवाज में अनुभव की गहराई थी, जिसमें आत्मीयता का एक ऐसा रंग घुला था जो सुनने वाले का दिल पल में जीत लेता था। क्या परेशानी लेकर आए हो? विक्रम ने सिर झुकाकर अभिवादन किया, फिर एक शांत आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बोला, मैं यहां इलाज के लिए नहीं आया। डॉ ईशान, आप ही श्रीमान कार्तिक होंगे, है ना? उसकी आवाज में गर्व की एक लहर थी। मैं हूं विक्रम शर्मा, मास्टर रघुवीर का शिष्य। मास्टर का नाम लेते ही उसके दिल में एक गहरी श्रद्धा का सागर उमड़ा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी अनजाने मकसद को उजागर कर रही थी। अरे, तुम मास्टर रघुवीर के शिष्य हो? कार्तिक की आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य की लहर दौड़ी, मानो कोई पुराना सपना अचानक हकीकत में बदल गया हो। उन्होंने विक्रम को सिर से पांव तक गौर से देखा, जैसे उसकी हर हरकत में मास्टर की छाप ढूंढ रहे हों। फिर एक जोशीली हंसी के साथ बोले, आओ आओ, यूं खड़े मत रहो, यहां बैठो। मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सच कहूं, इस बूढ़े दिल को तुमने चिंता में डाल दिया था। उनकी आवाज में एक पुरानी दोस्ती की गर्माहट थी जो समय की धूल में कहीं खो गई थी। वैसे मास्टर रघुवीर इन दिनों कैसे हैं? उनकी बात को बरसों बीत गए और मैं उनसे संपर्क भी नहीं कर पाया। विक्रम ने कार्तिक की ओर देखा, जो एक सांस में बोलते जा रहे थे, मानो कोई पुराना दोस्त अचानक सामने आ खड़ा हो। वह खुद को हंसने से रोक न सका। मास्टर रघुवीर, वे तो किसी की कल्पना से भी परे
आराम और शांति का जीवन जी रहे हैं, पहाड़ों की गोद में, जहां हवा भी उनकी इजाजत मांगकर बहती है। उसके मन में मास्टर की छवि उभरी, एक तपस्वी जो प्रकृति के साथ एकाकार हो चुका था। हां, सुनकर दिल को सुकून मिला, कार्तिक ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। उनकी आंखों में राहत की चमक साफ झलक रही थी। उनका चेहरा मानो कह रहा था कि एक पुराना बोझ हल्का हो गया। विक्रम ने एक पल रुककर हल्की सी शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा, श्रीमान कार्तिक, शायद मैं कुछ समय के लिए आप पर बोझ बनने वाला हूं। उसकी आवाज में एक अनकही उदासी थी, जैसे कोई पुराना दर्द दिल के किसी कोने में अब भी सांस ले रहा हो। मास्टर रघुवीर ने मुझे बताया था कि अगर दिल्ली में मेरी पत्नी पर भरोसा न रहा तो मुझे नोएडा में आपके पास आना चाहिए। जब वह पहाड़ों से निकला था तब मास्टर रघुवीर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उस वक्त उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, पर अब यहां अपेक्स वेलनेस क्लिनिक के सामने खड़े होकर उसे लग रहा था कि मास्टर ने पहले ही उसके भविष्य की बुनियाद रख दी थी। उनके शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे, मानो कोई रहस्यमयी भविष्यवाणी। कार्तिक ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में दृढ़ विश्वास चमक रहा था। उन्होंने बहुत पहले इसका जिक्र किया था, विक्रम, चिंता मत करो, यहां रुकना तो दूर, अगर तुम यहीं रिटायर होने का मन बना लो तब भी कोई बात नहीं। यह क्लिनिक तुम्हारा घर है। उनकी आवाज में एक गहरा विश्वास था जो हर शब्द को और वजनदार बना रहा था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि अगर मास्टर रघुवीर न होते तो मैं, कार्तिक अग्रवाल, आज यहां ना होता। वे हमारे अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े उपकारी हैं। तुम्हारी यह छोटी सी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो फिर मैं आप पर भरोसा करता हूं, श्रीमान कार्तिक, विक्रम ने हंसते हुए कहा। फिर उत्सुकता से पूछा, वैसे आपने बताया कि मास्टर रघुवीर आपसे कभी कभी संपर्क करते हैं? हां, कभी कभार, जब उनकी मर्जी होती है। कार्तिक ने एक ठहाका लगाया जो क्लिनिक की दीवारों से टकराकर गूंज उठा। जब से उन्होंने मेरी जान बचाई, मैं उनका आभार मानता हूं। मैं हमेशा चाहता था कि उनकी कृतज्ञता व्यक्त कर सकूं, पर मास्टर रघुवीर तो हवा की तरह हैं, जब तक वे खुद न चाहें उनसे संपर्क नहीं हो पाता। पर तुम्हारे आने से मुझे यह मौका मिला। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई पुराना वादा पूरा होने की उम्मीद जाग उठी हो। विक्रम की आंखों में भी एक रहस्यमयी चमक उभरी। इस विशाल दुनिया में शायद वह अकेला था जो मास्टर रघुवीर से कभी भी संपर्क कर सकता था। पर अब उनकी रहस्यमयी प्रकृति को देखते हुए वह पहले जितना आश्वस्त नहीं था। क्या मास्टर सचमुच इतने अप्रत्याशित थे या उनके पीछे कोई गहरा मकसद था? तभी अचानक क्लिनिक का शांत माहौल एक तीखी आवाज से टूट गया। डॉ ईशान, आप यहां हैं। एक अधेड़ उम्र की महिला हांफते हुए दौड़ती हुई अंदर घुसी। उसकी आवाज में घबराहट थी, जैसे कोई तूफान उसे पीछे धकेल रहा हो। जल्दी आइए, मुझे देखिए। सुबह से मेरी बाईं भौं में ऐसा दर्द हो रहा है कि सिर फटने को है। लगता है कोई मेरे माथे में कील ठोक रहा हो। कार्तिक ने एक अनुभवी चिकित्सक की शांति के साथ उसे बुलाया। इधर आओ, बैठो। उनकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जो मरीज की घबराहट को पल में शांत कर देती थी। महिला ने उनकी बात मानी और मेज के सामने बैठ गई, अपने माथे को हल्के हल्के सहलाते हुए। कार्तिक ने उसकी ओर देखा, फिर एक गहरी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें मतली, उल्टी या खांसी जैसा कुछ हुआ? नहीं, बस भौं के आसपास धड़कन और दर्द। जब मैं झुकती हूं तो दर्द और बढ़ जाता है। लगता है कोई मेरे सिर में हथौड़ा मार रहा हो। महिला की आवाज में बेचैनी थी, उसकी आंखों में दर्द का एक समंदर उमड़ रहा था। कार्तिक ने एक नजर डाली, फिर हंसते हुए बोले, अरे ये तो साइनसाइटिस है, जिससे त्रिकनस में दर्द हो रहा है। लो, मैं तुम्हें कुछ दवाएं देता हूं। आगे से पर्याप्त आराम करना और मसालेदार खाने से परहेज करना। उनकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो मरीज को तुरंत राहत दे गया। शुक्रिया, डॉ ईशान। महिला ने राहत भरी मुस्कान दी, फिर विक्रम की ओर देखकर बोली, नमस्ते युवक, तुम्हें क्या परेशानी है? विक्रम ने हैरानी से अपनी ओर इशारा किया। मुझसे? हां, तुमसे ही। मैं तो डॉक्टर ईशान को हैंडसम नहीं कह सकती ना? महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक शरारत थी जो माहौल को हल्का कर गई। मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं यहां मदद के लिए आया हूं।
विक्रम ने हंसी के साथ जवाब दिया। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। अच्छा, डॉक्टर ईशान तो कुशल और दयालु हैं। उनकी पोती श्रेया भी बहुत सुंदर है। तुम्हें तो पड़ोसी का फायदा मिलेगा। महिला की बातों में शरारत थी और उसने विक्रम को आंख मार दी। विक्रम के पास जवाब नहीं था। यह क्या माजरा था? वह बस मुस्कुरा कर रह गया। उसके चेहरे पर हल्की सी लज्जा थी। तभी कार्तिक दवा लेकर लौटे और मेज पर रखते हुए बोले, लो अपनी दवा। धन्यवाद डॉ ईशान। महिला ने पैसे दिए, दवा ली और एक हल्की मुस्कान के साथ जाने लगी। पर तभी क्लिनिक का माहौल एक बार फिर तनाव से भर गया। 4 नौजवानों का एक समूह अंदर घुसा। उनमें से एक औपचारिक कमीज में, चेहरा दर्द से तमतमाया हुआ, पेट पकड़े कराह रहा था, मानो उसने कोई अनमोल चीज खो दी हो। बाकी तीनों के चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था, जैसे वे किसी बड़े अन्याय का बदला लेने आए हों। बूढ़े कार्तिक, तुम डॉक्टरी कैसे करते हो? एक युवक लाल कपड़ों में गुस्से से चिल्लाया। उसकी आवाज में आग थी जो क्लिनिक के शांत माहौल को पल में भस्म कर रही थी। मेरे भाई को बस साधारण सर्दी थी और अब देखो तुम्हारी दवा ने उसका क्या हाल किया। क्या हुआ? कार्तिक ने आश्चर्य और चिंता के साथ पूछा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। अब भी पूछते हो? लाल कपड़ों वाले युवक ने तंज कसा। तुम्हारा यह क्लिनिक लोगों को बचाने के लिए है या बर्बाद करने के लिए? बिल्कुल, सफेद कपड़ों वाला एक और युवक गुस्से में बोला। मेरे भाई ने तुम्हारी दवा ली और अब उसे उल्टी, दस्त और पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। तुमने उसे क्या दिया? सिर्फ साधारण सर्दी की दवा, कार्तिक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उनके मन में एक तूफान उठ रहा था। उधर आओ, मुझे दिखाओ। उनकी आवाज में एक अनुभवी चिकित्सक का आत्मविश्वास था, पर चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। दिखाना चाहते हो? लाल कपड़ों वाला युवक और भड़क गया। कल तुमसे मिलने के बाद से वह मुश्किल से जिंदा है। अगर तुमने फिर जांच की तो क्या वह अगला साल देख पाएगा? उसके शब्द तीर की तरह थे जो कार्तिक के दिल को चुभ रहे थे। कार्तिक का चेहरा पीला पड़ गया। यह युवक उन्हें फैमिलियर लग रहा था। कल ही तो वह यहां आया था। उन्हें याद था कि निदान में कोई गंभीर समस्या नहीं थी, बस हल्की थकान, चक्कर और ऊर्जा की कमी। उन्होंने उसे साधारण दवा दी थी, पर उल्टी और दस्त, यह असंभव था। उनकी दी हुई जड़ी बूटियों से ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती थी। क्या यह कोई साजिश थी? मुझे देखने दो। अचानक विक्रम ने अपनी जेब से सुनहरी सुइयों का एक पैकेट निकाला। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी आत्मविश्वास था, जैसे वह पहले ही सब कुछ समझ चुका हो। चिंता मत करो, जब मैं सुई लगाऊंगा दर्द नहीं होगा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो माहौल को और तनावपूर्ण बना रही थी। तुम क्या करने जा रहे हो? औपचारिक कमीज वाला युवक डर से पीछे हट गया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। विक्रम, तुम? कार्तिक भी हैरान थे, पर विक्रम ने उन्हें एक आश्वस्त करने वाली नजर दी, जैसे कह रहा हो, मुझ पर भरोसा रखो। श्रीमान कार्तिक, निश्चिंत रहे। मुझे पता है इस लड़के को क्या हुआ है। इसे मुझ पर छोड़ दें। विक्रम ने युवक का हाथ पकड़ा और एक डरावनी मुस्कान दी जो किसी शिकारी की तरह थी। छोड़ो मुझे। युवक डर से कांप रहा था, पर उसकी आवाज में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। बाकी तीनों युवक गुस्से से विक्रम की ओर बढ़े, पर विक्रम की गति बिजली से भी तेज थी। वह एक पल में युवक के पीछे पहुंचा और उसकी सुनहरी सुई तेजी से एक एक्यूपंक्चर बिंदु में घुस गई। आह! एक यातनापूर्ण चीख क्लिनिक में गूंजी, मानो किसी ने दीवारों को हिला दिया हो। युवक ने विक्रम को घूरने की कोशिश की, पर उसकी पीठ में तेज दर्द उठा। फिर उसके पेट में असहनीय जलन शुरू हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराहते हुए। उसके चेहरे पर अब दर्द असली लग रहा था और उसकी आंखों में डर का एक समंदर उमड़ रहा था। क्या यह सच्चाई थी या कोई और रहस्य सामने आने वाला था? नोएडा की उस तंग धूल भरी गली में अपेक्स वेलनेस क्लिनिक एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। हवा में तनाव के काले बादल मंडरा रहे थे और हर सांस के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। जमीन पर पड़ा औपचारिक कमीज वाला नौजवान दर्द से कराह रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ, माथे की नसें उभरी हुईं, मानो कोई अदृश्य आग उसके भीतर धधक रही हो। उसकी चीखें तीखे तीरों सी
क्लिनिक की पुरानी दीवारों को थरथराने पर मजबूर कर रही थीं। हर कराह के साथ ऐसा लगता था कि समय रुक गया हो और हर ध्वनि एक अनकही कहानी का हिस्सा बन रही हो। विक्रम शर्मा एक अटल योद्धा की तरह बीच में खड़ा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो किसी प्राचीन जादूगर की शक्ति को दर्शा रही थी। उसके हाथ में सुनहरी सुइयां सूरज की किरणों में दमक रही थीं, मानो वे कोई पौराणिक हथियार हों जो सिर्फ चुने हुए के हाथों में ही जीवंत हो सकते थे। यह नौजवान कौन है? क्लिनिक में मौजूद हर शख्स के मन में यही सवाल गूंज रहा था। अधेड़ उम्र की महिला जो अभी तक एक कोने में सिमटी खड़ी थी, डर से कांप रही थी। उसका चेहरा छूने सा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखें उस तड़पते नौजवान पर जमी थीं। क्या यह कोई जादू है या कोई साजिश? उसने अपनी साड़ी का पल्लू इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सख्त हो गईं। उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल किसी अनजाने डर से धड़क रहा था। यह सब क्या हो रहा है? उसने कांपती आवाज में बुदबुदाया, जैसे वह किसी दुःस्वप्न में फंस गई हो। कार्तिक, जिन्हें सभी डॉ ईशान के नाम से जानते थे, अब शांत और स्थिर खड़े थे। उनकी नजरें विक्रम पर टिकी थीं और उनकी आंखों में एक अनकही प्रशंसा की चमक थी। यह लड़का, यह मास्टर रघुवीर का शिष्य है। उन्होंने देखा कि विक्रम का एक्यूपंक्चर कौशल किसी प्राचीन कला का जीवंत रूप था, एक ऐसी विद्या जो आधुनिक युग की चकाचौंध में कहीं खो गई थी। जहां पश्चिमी चिकित्सा ने हर कोने पर कब्जा जमा लिया था, वहां यह युवा, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 वर्ष होगी, एक ऐसी शक्ति का मालिक था जो समय की सीमाओं को चुनौती दे रही थी। मास्टर रघुवीर ने इसे कैसे गढ़ा? कार्तिक के मन में उनके पुराने गुरु की छवि उभरी, जिन्होंने न केवल उनकी जान बचाई थी, बल्कि एक ऐसे शिष्य को तराशा था जो किसी तूफान से कम नहीं था। अरे, मेरे भाई को क्या किया तुमने? लाल कपड़ों वाले नौजवान ने गुस्से से विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग थी, पर कहीं गहराई में एक हल्की सी घबराहट भी झलक रही थी। क्या मैंने गलत शिकार चुन लिया? उसका मन संशय के सागर में डूब रहा था। बोलो, वह इस हाल में क्यों है? उसकी आवाज में क्रोध के साथ साथ एक अनजाना डर भी उमड़ रहा था, जैसे वह किसी अनदेखे खतरे का सामना कर रहा हो। विक्रम ने एक शांत, लगभग ठंडी मुस्कान दी, मानो वह किसी बच्चे से बात कर रहा हो। चिंता मत करो, मैं इलाज कर रहा हूं। उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है और मेरी सुइयां उस सच को बाहर ला रही हैं। उसके शब्दों में एक रहस्यमयी आत्मविश्वास था जो माहौल को और गहरा बना रहा था। ये लोग कुछ छिपा रहे हैं और मैं इसे उजागर करूंगा। कमीने, क्या मैंने तुझे इलाज करने को कहा? लाल कपड़ों वाला नौजवान चिल्लाया। उसकी आवाज में क्रोध और बेचैनी का तूफान उमड़ रहा था। तू अपने आप को क्या समझता है? उसकी आंखों में असमंजस झलका, जैसे वह विक्रम की इस ठंडी हिम्मत से हक्का बक्का हो। विक्रम ने भौहें चढ़ाईं, फिर एक तंज भरे लहजे में बोला, वाह, यह तो अजीब बात है। तुम्हारा दोस्त बीमार है और तुम नहीं चाहते कि उसका इलाज हो, या शायद तुम कह रहे हो कि वह बिल्कुल बीमार नहीं है। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह उनके मन की गहराइयों में उतर रहा हो, उनकी साजिश को भांप रहा हो। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पर क्यों? कब? क्या बकवास कर रहा है? लाल कपड़ों वाले नौजवान की आवाज में एक पल के लिए हकलाहट थी। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाला। मुझे तुझ पर भरोसा नहीं, हमें पैसे दो और मेरे भाई को सिटी हॉस्पिटल ले जाने दो। उसकी आवाज में अब क्रोध के साथ साथ हताशा भी थी, जैसे वह किसी जाल में फंस गया हो। पैसे? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, विक्रम ने हंसते हुए कहा, फिर नाटकीय अंदाज में बोला, क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? उसकी आवाज में एक चंचल शरारत थी जो माहौल को और तनावपूर्ण बना रही थी। ये लोग चाहते क्या हैं? क्या? लाल कपड़ों वाला नौजवान चौंक गया। वह विक्रम के इस बेपरवाह जवाब से हक्का बक्का रह गया। कुछ पल रुककर उसने तंज कसा, क्या सजा की तलाश में हो? अरे बिल्कुल नहीं। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मेरा मतलब है, तुम्हें मुझे अपने भाई की जांच करने देनी चाहिए। मुझे डर है कि वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। उसकी आवाज में एक ठंडी चेतावनी थी जो हवा में तलवार की तरह लटक रही थी। ये लोग समझते हैं कि वे मुझे डरा सकते हैं,
लाल कपड़ों वाले नौजवान ने अपने भाई की ओर देखा, जो अब पसीने से तरबतर होकर जमीन पर लौट रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की गहरी लकीरें थीं और उसकी सांसें टूट टूट कर आ रही थीं। क्या यह सचमुच बीमारी है या हमारा प्लान उल्टा पड़ गया? उसका दिल बैठ गया। साजिश अपनी जगह थी, पर जान का सवाल दूसरी बात थी। उसने सहज ही विक्रम का कॉलर छोड़ दिया, नीचे झुका और चिंतित स्वर में पूछा, भाई क्या हुआ? कहां दर्द हो रहा है? मेरा पेट। धिक्कार है, ये मुझे मार रहा है। औपचारिक कमीज वाला नौजवान कराहते हुए बोला। उस कमीने को बुलाओ, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा एक साथ उबल रहे थे, जैसे वह किसी असहनीय यातना से गुजर रहा हो। अभी भी दर्द हो रहा है? विक्रम ने शांत स्वर में पूछा, मानो वह किसी साधारण बातचीत में हो। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जो किसी रहस्य को छिपाए हुए थी। यह लड़का अब सच बोलने को मजबूर है। धिक्कार है, तूने मेरे साथ क्या किया? क्या मैं ऐसा दिखता हूं कि मुझे दर्द नहीं हो रहा? नौजवान ने गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा दर्द और क्रोध से लाल था। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, जैसे वह दर्द से टूटने की कगार पर हो। विक्रम ने एक हल्की हंसी छोड़ी, जो कमरे में हल्के से गूंजी। इसका मतलब है कि मैंने अभी पूरी ताकत नहीं लगाई। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। उसने फिर से अपनी सुनहरी सुइयां उठाईं और उसकी मुस्कान में एक डरावना आत्मविश्वास था, जैसे वह किसी शिकारी की तरह अपनी चाल चल रहा हो। अब देखते हैं तुम कितना झूठ बोल सकते हो। क्या? औपचारिक कमीज वाला नौजवान डर से पीछे हट गया। उसका चेहरा अब क्रोध से ज्यादा भय से भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम ने उसके साथ क्या किया, पर वह दर्द असहनीय था। यह लड़का, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो उसका पेट अंदर से जल रहा हो और हर सांस के साथ वह दर्द और गहरा हो रहा था। जब दर्द कम हो जाए और तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह ठीक हो, तो मुझे बताना। विक्रम ने शांति से एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया, मानो वह किसी नाटक का मजा ले रहा हो। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी, जैसे वह इस पूरे दृश्य का कठपुतली मास्टर हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। औपचारिक कमीज वाले नौजवान ने तुरंत चिल्लाकर विरोध किया। उसकी आवाज में हताशा और डर साफ झलक रहा था। यह दर्द, यह सचमुच खत्म हो गया? अधेड़ उम्र की महिला का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। कैसे? वह कैसे कह सकता था कि उसे दर्द नहीं हो रहा, जब वह अभी जमीन पर तड़प रहा था? उसने कार्तिक की ओर देखा, जो अब हल्के से मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें इस नाटक का अंत पहले से पता हो। यह लड़का, कुछ तो खास है इसमें, उसने धीमे स्वर में बुदबुदाया। उसकी आंखों में हैरानी और प्रशंसा थी। कार्तिक ने हंसते हुए सिर हिलाया। मास्टर रघुवीर का शिष्य है, आखिर उसके जैसा कोई आम इंसान नहीं हो सकता। उनकी आवाज में गर्व और आश्चर्य का मिश्रण था, जैसे वे किसी प्राचीन गुरु की महिमा का बखान कर रहे हों। यह लड़का, यह एक तूफान है। कोई और तकलीफ? बर्दाश्त मत करो, बोल दो। विक्रम ने कुर्सी पर बैठे बैठे पूछा। उसकी आवाज में एक चंचल शरारत थी, जो माहौल को और हल्का कर रही थी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। औपचारिक कमीज वाला नौजवान अब हड़बड़ाकर बोल रहा था। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। यह लड़का, यह मुझे खत्म कर देगा। अच्छा, तो समस्या हल हो गई। विक्रम ने एक झटके में खड़े होकर नौजवान की पीठ से सुनहरी सुइयां निकाल लीं। जैसे ही सुइयां बाहर आईं, वह असहनीय दर्द एकदम गायब हो गया, मानो कोई जादू हो। नौजवान जमीन पर लेटा रहा। उसकी सांसें सामान्य हो रही थीं और चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। वाह, कितना सुकून है, उसने धीमे स्वर में कहा, मानो किसी स्वर्गीय अनुभूति में डूबा हो। विक्रम ने अपनी सुनहरी सुइयां सावधानी से स्टोरेज रिंग में रखीं और ठंडे स्वर में बोला, अब जब तुम ठीक हो तो यहां से निकल जाओ। मैंने अभी दया दिखाई है, मुझे मजबूर मत करना। उसकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जो हर शब्द को पत्थर की तरह वजनदार बना रही थी। ये लोग अब समझ गए होंगे कि मुझसे टकराना आसान नहीं। धिक्कार है। लाल कपड़ों वाला नौजवान अब समझ चुका था कि विक्रम कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने गुस्से में पास पड़ा एक स्टूल उठाया और विक्रम के सिर की ओर दे मारा।
पर विक्रम की गति बिजली से भी तेज थी। उसने एक हाथ से स्टूल को हवा में ही पकड़ लिया और दूसरी ओर एक जोरदार लात मारी। धम! लाल कपड़ों वाला नौजवान कई मीटर दूर जा गिरा। उसका शरीर जमीन पर झींगे की तरह सिकुड़ गया। आह! बहुत जोर से मारता है, उसने कराहते हुए कहा। उसकी आवाज में अब गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। अरे, मेरे भाई को मारने की हिम्मत! सफेद कपड़ों वाला नौजवान अब भड़क उठा और विक्रम की ओर दौड़ा। औपचारिक कमीज वाला नौजवान भी पीछे नहीं रहा। उसने जमीन से एक स्टूल छीना और गुस्से से विक्रम पर फेंक दिया। अधेड़ उम्र की महिला और कार्तिक अब पूरी तरह मेज के पीछे छिप चुके थे। यह झगड़ा हमारे बस का नहीं, महिला ने घबराते हुए कहा। उसकी आंखें डर से गोल हो रही थीं। कार्तिक ने हल्के से सिर हिलाया। उनकी आंखें अब भी विक्रम पर टिकी थीं। उन्हें यकीन था कि विक्रम इस स्थिति को संभाल लेगा। थप्पड़ थप्पड़! दो तेज आवाजें हवा में गूंजी मानो बिजली कड़की हो। विक्रम ने बिना पलक झपकाए दो थप्पड़ मारे और दोनों नौजवान जमीन पर धराशायी हो गए। उनके चेहरे अब सॉसेज की तरह सूज चुके थे और मुंह से सीटी जैसी आवाज आ रही थी। उनके दांत हवा में बिखर गए थे, जैसे किसी ने मोतियों की माला तोड़ दी हो। कमाल है, यह लड़का वाकई असाधारण है, कार्तिक ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा। उनकी आंखों में चमक थी, मानो वे किसी प्राचीन योद्धा को देख रहे हों। यह लड़का, यह मास्टर रघुवीर की देन है। अधेड़ उम्र की महिला ने भी हैरानी से सिर हिलाया। डॉक्टर ईशान, यह लड़का तो जादूगर है। आपने इसे कब शिष्य बनाया? मुझे कैसे नहीं पता? उसकी आवाज में उत्साह और आश्चर्य का मिश्रण था। कार्तिक ने कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। वह मेरा शिष्य नहीं है। मास्टर रघुवीर के अलावा शायद ही कोई ऐसा शिष्य गढ़ सकता है। उनकी आवाज में एक गहरी श्रद्धा थी, जैसे वे किसी दैवीय शक्ति की बात कर रहे हों। महिला ने सहमति में सिर हिलाया। कार्तिक चाहे कितने भी विद्वान हों, योद्धा नहीं थे। पर विक्रम, वह एक तूफान था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। क्या तुम लोगों का ड्रामा खत्म हुआ? विक्रम अब दोनों नौजवानों के सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान में एक ठंडी चेतावनी थी। ये लोग अब समझ गए होंगे कि मुझसे टकराना महंगा पड़ सकता है। सफेद कमीज वाला और औपचारिक कमीज वाला नौजवान कांप रहे थे। उनके चेहरों पर अब डर साफ दिख रहा था। पहले के थप्पड़ ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। उनके मुंह सूजे हुए थे और कुछ दांत टूट चुके थे। उनकी आंखों में अब वह घमंड नहीं था जो कुछ पल पहले था। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें श्रीमान कार्तिक से क्या शिकायत है, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। पर यह सुनिश्चित कर लो कि मैं तुम्हें फिर कभी यहां खिलवाड़ करते न देखूं, वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके शब्द हवा में तलवार की तरह लटके थे और हर शब्द में एक अनकहा वादा था। छोटे, ज्यादा घमंड मत कर, यह अभी खत्म नहीं हुआ। औपचारिक कमीज वाला नौजवान उछलकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। यह मेरी आखिरी कोशिश है। धमकाने की हिम्मत? विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी कमीज के सिरे से नौजवान के चेहरे पर एक और तमाचा जड़ दिया। थप्पड़! अब उसका चेहरा दोनों ओर से एकदम संतुलित दिख रहा था, मानो कोई मूर्तिकार ने उसे तराशा हो। विक्रम की मुस्कान में अब एक विजेता की चमक थी और उसकी आंखें कह रही थीं, यह मेरा मैदान है। दिल्ली की चहल पहल भरी गलियों में बसा अपेक्स वेलनेस क्लिनिक उस शाम एक अनोखे युद्ध का साक्षी बन रहा था। हवा में तनाव की लहरें तैर रही थीं, मानो कोई अनदेखा तूफान अपनी राह बना रहा हो। क्लिनिक की पुरानी दीवारें, जो कभी शांति की कहानियां सुनाती थीं, अब एक गहरे नाटक की गवाह बन रही थीं। जमीन पर पड़ा एक युवक, उसकी ड्रेस शर्ट धूल और शर्मिंदगी से सनी हुई, खून से लथपथ टूटे दांतों के साथ कराह रहा था। उसका चेहरा भय से स्याह पड़ चुका था, जैसे उसने किसी प्राचीन योद्धा की ताकत को गलती से चुनौती दे दी हो। क्या यह मेरी आखिरी गलती थी? उसका मन डर के साए में डूबा हुआ था। उसके साथी लाल और सफेद कपड़ों में सजे, हवा में उड़ते पक्षियों से भाग खड़े हुए, जैसे उनकी जान पर बनाई हो। अधेड़ उम्र की महिला, जिसके चेहरे पर उलझन और डर का एक गहरा मिश्रण था, ने कार्तिक की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। श्रीमान कार्तिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी कांपती आवाज में राहत की एक हल्की सी चमक थी। फिर जैसे कोई भूतनी रात के अंधेरे में विलीन हो जाए, वह भीड़ में गायब हो गई।
उसके कदमों में एक अनजानी जल्दबाजी थी। यह जगह अब सुरक्षित नहीं, उसका मन बुदबुदा रहा था। विक्रम शर्मा, जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी, ने कार्तिक की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी प्राचीन रहस्य को उजागर करने की ताकत रखती थी। श्रीमान कार्तिक, क्या आपने किसी को नाराज कर दिया है? उसकी आवाज में मजाक और जिज्ञासा का एक अनोखा संगम था, जैसे वह किसी गहरे रहस्य की तह तक पहुंचने की राह पर हो। यह साजिश साधारण नहीं। कार्तिक ने भौहें चढ़ाईं। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वे किसी पुरानी स्मृति में खो गए हों। विक्रम, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उनकी आवाज में एक हल्की सी कड़वाहट थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। विक्रम ने पास की कुर्सी पर बैठते हुए एक हल्की हंसी के साथ कहा, वह आदमी जो अभी यहां था, वह बिल्कुल बीमार नहीं था। उसने बीमारी का नाटक किया था ताकि आपको ब्लैकमेल कर सके। क्या यह साफ साजिश नहीं दिखती? उसके शब्दों में एक तीखी चेतावनी थी, जैसे वह पहले ही इस खेल के सारे तार जोड़ चुका हो। ये लोग कुछ छिपा रहे हैं और मैं इसे उजागर करूंगा। कार्तिक ने सिर हिलाया। उनकी आवाज में एक गहरी उदासी थी। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। तुम्हारे आने के बाद ही मुझे इसका अंदाजा हुआ। उनकी नजरें दूर क्षितिज की ओर चली गईं, जैसे वे किसी पुरानी याद को ताजा कर रहे हों। यह सब मेरी पोती श्रेया की वजह से है। आजकल खूबसूरती एक अभिशाप बन गई है। वे लोग स्थानीय गुंडे हैं और उनका सरगना करणवीर है। उसे श्रेया पसंद आ गई है। पिछली बार जब वह यहां आया था, मैंने उसे खूब डांटा था। शायद इसलिए अब मुझे निशाना बनाया जा रहा है। उनकी आवाज में दुख और गुस्से का मिश्रण था, जैसे कोई पुराना बोझ उनके कंधों पर फिर से लाद दिया गया हो। विक्रम ने एक ठहाका लगाया। उसकी हंसी में हल्का सा तंज था। तो बस इतनी सी बात? मुझे लगा कोई गंभीर मसला होगा। यह तो फिर वही पुराना नाटक है, एक सुंदरी के पीछे गुंडों की साजिश। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी, जो माहौल को हल्का कर रही थी। यह तो बस शुरुआत है। कार्तिक ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हां विक्रम, यही परेशानी है। खूबसूरती कभी कभी भारी पड़ती है। फिर उनकी आंखों में जिज्ञासा की एक चमक उभरी। वैसे विक्रम, क्या तुमने मास्टर रघुवीर की सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है? उनके शब्दों में एक गहरी उत्सुकता थी, जैसे वे किसी रहस्यमयी किताब का अगला पन्ना पलटना चाहते हों। विक्रम ने हल्के से सिर झुकाया। उनकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी। आप किस पहलू की बात कर रहे हैं कार्तिक? मार्शल आर्ट की या चिकित्सा कौशल की? उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह जानता हो कि यह सवाल साधारण नहीं है। मास्टर की शिक्षाएं, वे मेरे खून में बसी हैं। कार्तिक ने खिलखिलाते हुए कहा, मैं तो दोनों की ही बात कर रहा हूं। तुम्हारी प्रतिभा मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। इतनी कम उम्र में तुमने दोनों क्षेत्रों में ऐसी महारत हासिल की है जो किसी चमत्कार से कम नहीं। उनकी आवाज में प्रशंसा और आश्चर्य का मिश्रण था, जैसे वे किसी अनघट नायक को देख रहे हों। विक्रम ने सिर हिलाया। उनकी आवाज में एक रहस्यमयी रंग था। यह कहना आसान नहीं है। उसके शब्द हवा में लटक गए, जैसे कोई अधूरी कहानी। यह दुनिया रहस्यों से भरी थी। प्राचीन मार्शल आर्ट, जादू टोना, कठपुतली, ये सब इस धरती पर मौजूद थे, पर आम इंसान की नजरों से ओझल। ज्यादातर लोग मार्शल आर्ट को जादू टोना के रूप में देखते थे। आर्ट को केवल राष्ट्रीय मार्शल आर्ट तक सीमित समझते थे, मात्र बाहरी ताकत का खेल। लेकिन विक्रम जानता था कि असली प्राचीन मार्शल आर्ट बाहरी और आंतरिक दोनों शक्तियों का संगम है। यह एक ऐसी कला थी जो शरीर और आत्मा को एक सूत्र में बांधती थी। मास्टर रघुवीर ने मुझे यह रास्ता दिखाया, पर मेरी मंजिल उससे भी परे है। जहां तक जादू टोने और कठपुतली का सवाल था, वे और भी गूढ़ थे, पर उनकी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। विक्रम के गुरु मास्टर रघुवीर प्राचीन मार्शल आर्ट के महारथी थे। उनकी चिकित्सा कला ऐसी थी मानो उनके हाथों में स्वर्ग का वरदान हो। लेकिन विक्रम जिस राह पर चल रहा था, वह प्राचीन मार्शल आर्ट से भी परे थी। एक ऐसी प्राचीन परंपरा जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती थी, जो शाश्वत यौवन और अमृतत्व की ओर ले जाती थी। मैं उस सत्य को छूने के करीब हूं। विक्रम की विरासत अनोखी थी। वह ऐसी साधना करता था
जो मास्टर रघुवीर के बस की बात नहीं थी। उनकी शिक्षाओं के अनुसार मास्टर रघुवीर में साधना की योग्यता नहीं थी, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में विक्रम का कोई सानी नहीं था। उसकी कला ऐसी थी मानो स्वयं स्वर्ग ने उसे यह वरदान दिया हो। हाँ, चलो, अब अंधेरा हो रहा है, कार्तिक ने बात बदलते हुए कहा। तुम इतनी दूर से आए हो, पहले नहा लो, मैं कुछ खाना तैयार करता हूं। उनकी आवाज में एक आत्मीयता थी, जैसे वे किसी अपने को घर बुला रहे हों। कुछ रहस्यों को यूं ही खुला छोड़ देना बेहतर है। शाम का समय, दिल्ली के मूनलाइट गार्डन में एक आलीशान विला का लिविंग रूम। हवा में तनाव की ठंडक थी, मानो कोई अनहोनी होने की आहट हो। अनामिका सिंह और रोहिणी थके हारे कदमों से विला में दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उनके दिल में एक अशुभ आशंका ने जन्म लिया। वातावरण में सन्नाटा था, जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। सोफे पर बैठे थे अभिनव, सागर और ईशा। तीनों के चेहरे पत्थर की तरह सख्त, उनकी निगाहें ऐसी मानो बर्फ की सिल्लियां हों। अनामिका पर उनकी नजरें टिकी थीं, जिससे माहौल और भी भारी हो गया। उनकी आंखों में एक अनकहा गुस्सा था, जो हवा को और ठंडा कर रहा था। यह सन्नाटा, यह किसी बड़े फैसले की आहट है। रोहिणी ने हल्की मुस्कान के साथ अभिवादन किया। नमस्ते दादाजी, अभिनव, पापा, मम्मी। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर एक नकली हंसी थी, जो माहौल की गंभीरता को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। क्या गलत हो गया? अनामिका को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से अभिनव के पास पहुंची, सिर झुकाकर बोली, दादाजी, पापा, मम्मी, आप सब इतनी रात को यहां क्यों आए हैं? उसकी आवाज में डर और अनिश्चितता थी, जैसे वह किसी अनजाने फैसले का इंतजार कर रही हो। अभिनव की ठंडी निगाहें उस पर टिकी थीं। हम्मा, तुम्हें पूछने की हिम्मत है? उनकी आवाज में गुस्सा और तिरस्कार था, जो हर शब्द को तलवार की तरह तेज कर रहा था। मेरा पोता दामाद विक्रम इतनी दूर से यहां आया था, तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? उनके शब्दों में एक गहरी निराशा थी, जैसे कोई पुराना विश्वास टूट गया हो। अनामिका का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम, फिर वही नाम। उसने दर्द भरी आवाज में कहा। दादाजी, ये मेरी गलती नहीं थी। विक्रम ने ही गलत किया। उसने मुझे सबके सामने अपमानित किया। सिंह ग्रुप की सीईओ होने के नाते और मेरे पति होने के नाते उसे अपनी हैसियत का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन वह तो देहाती की तरह अस्त व्यस्त कपड़ों में सार्वजनिक रूप से हंसी का पात्र बन गया, और उसके साथ मैं भी। उसकी आवाज में दुख और गुस्से का मिश्रण था, जैसे वह अपने दिल का बोझ उतार रही हो। अभिनव की भौहें और सिकुड़ गईं। तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे लिए इतनी बड़ी हैं? उनकी आवाज में ठंडक और गुस्सा एक साथ था, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। अनामिका ने संयमित स्वर में जवाब दिया, हो सकता है कि ये बातें छोटी हों, लेकिन ये विक्रम के चरित्र को दर्शाती हैं। मेरे पति होने के नाते और 10 साल बाद मुझसे मिलने आने पर क्या उसे अपने रूप रंग का जरा भी ख्याल नहीं करना चाहिए था? क्या उसे मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? मुझे लगता है उसकी हरकतें पूरी तरह विचारहीन थीं। उसके शब्दों में एक गहरी पीड़ा थी, जैसे वह अपने दिल के टुकड़े बिखेर रही हो। अभिनव ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा। ये तो बस तुम्हारे विचार हैं, ये तुम्हारे नखरों का बहाना नहीं बन सकते। विक्रम ने मास्टर रघुवीर के साथ घने जंगलों और पहाड़ों में सालों बिताए हैं। उसका जीवन हमसे बिल्कुल अलग है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारी तरह सांसारिक दुनिया के नियमों की परवाह है? और क्या तुम इतना समझती हो कि विक्रम को सिर्फ तुम्हें शर्मिंदा करने की ही पड़ी है? उनके शब्द तीर की तरह थे, जो अनामिका के दिल को भेद रहे थे। अनामिका चुप हो गई। क्या मैं सचमुच गलत हूं? उसकी आंखों में उलझन थी, और उसके मन में विचारों का एक तूफान उमड़ रहा था, जैसे कोई समंदर अपनी लहरों से जूझ रहा हो। अभिनव ने गहरी सांस ली और खड़े हो गए। उनकी आवाज में अंतिम फैसले की गूंज थी। जो हो गया सो हो गया, अब मैं इस पर और नहीं सोचूंगा। तुम्हें विक्रम को मेरे पास वापस लाना होगा। उनके शब्दों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो पहाड़ को भी हिला सकती थी। अनामिका ने सिर घुमा लिया। उसकी आवाज में विद्रोह था। मैं नहीं चाहती। उसके शब्द अधूरे थे, पर उनमें एक गहरी जिद थी। मैं अपनी जिंदगी की बागडोर
किसी और के हाथ नहीं दूंगी। तुम्हें करना होगा। अभिनव का गुस्सा अब सतह पर आ गया था। उनकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। अनामिका की आंखें नम हो गईं। वह अचानक भावुक हो उठी। दादाजी, ये मेरा निजी मामला है, क्या आप इसमें दखल नहीं दे सकते? क्या मुझे सचमुच एक कठपुतली की तरह बिना अपनी मर्जी के आपके तय किए रास्ते पर चलना होगा? मैं अब बच्ची नहीं हूं। मेरे अपने सपने हैं, मेरी अपनी जिंदगी है। आप अपनी राय मुझ पर नहीं थोप सकते। मैं विक्रम के सामने नहीं झुकूंगी। उसकी आवाज में दर्द और विद्रोह का मिश्रण था, जैसे वह अपनी आजादी के लिए लड़ रही हो। अभिनव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अचानक उन्हें हिंसक खांसी का दौरा पड़ा। खांसी, खांसी? तुम छोटी लड़की, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा एक साथ था। ईशा डर के मारे कांप उठी। वह जल्दी से अभिनव को सहारा देने दौड़ी। पिताजी, खुद को उत्तेजित न करें। उसकी आवाज में चिंता और डर था। सागर गुस्से से खड़ा हो गया। अनामिका, तुम इतनी बेसुध होकर कैसे बोल सकती हो? क्या एक पोती का व्यवहार ऐसा होता है? जाओ और अपने दादाजी से माफी मांगो। उसके शब्दों में एक पिता का गुस्सा और निराशा थी। अनामिका ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस अपने हक के लिए लड़ रही हूं। दादाजी को मेरी निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। उसके शब्दों में एक गहरी जिद थी, जैसे वह अपने फैसले पर अडिग हो। ईशा ने गुस्से से उसे घूरा। अनामिका, तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। बच्चों की तरह जिद करना बंद करो और माफी मांगो। उसकी आवाज में एक मां की सख्ती थी। अनामिका ने देखा कि अभिनव हाँफ रहे थे। उनका चेहरा लाल हो चुका था। क्या मैं सचमुच गलत हूं? उसका दिल पिघल गया। वह जल्दी से उनके पास दौड़ी। दादाजी, परेशान ना हो, बैठ जाइए। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि चिंता थी। अभिनव ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। उनकी आवाज ठंडी थी, पर उसमें एक अंतिम चेतावनी थी। अनामिका, तुम अब बड़ी हो गई हो और उड़ना चाहती हो, है ना? तो ठीक है, उड़ो। मैं तुम्हें तुरंत प्रभाव से सिंह ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा रहा हूं। अब तुम सिंह ग्रुप का हिस्सा नहीं हो। जब तक तुम विक्रम को मेरे पास वापस नहीं लाओगी, तुम्हें वापस नहीं लिया जाएगा। उनके शब्द पत्थर की तरह थे, जो अनामिका के दिल पर भारी पड़ रहे थे। अनामिका की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दादाजी, उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसका पूरा संसार हिल गया हो। यह कैसे हो सकता है? रोहिणी, सागर और ईशा भी स्तब्ध रह गए। मास्टर रघुवीर का गुस्सा अब अपने चरम पर था और उसकी छाया पूरे कमरे पर छा गई थी। अभिनव ने एक आखिरी चेतावनी दी। युवती, मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, कोई चालबाजी मत करना और यह मत सोचना कि तुम सिंह ग्रुप के बिना जी सकती हो। मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूं। अगर विक्रम वापस नहीं आया। वह रुके। उनकी आवाज में गहरा दर्द था। हो सकता है कि तुम सिंह ग्रुप में वापस आ सको, या शायद आजादी पा सको और सिंह परिवार से अलग हो सको। यह फैसला मेरा होगा। उनके शब्द हवा में गूंज रहे थे, जैसे कोई अंतिम फरमान। दिल्ली की उस ठंडी सुनहरी शाम में मूनलाइट गार्डन का आलीशान विला एक अनकहे युद्ध का रंगमंच बन चुका था। हवा में तनाव की लहरें तैर रही थीं, मानो कोई अदृश्य तूफान कमरे की दीवारों को चुपके से हिला रहा हो। अनामिका सिंह का चेहरा छूने सा सफेद पड़ गया था, जैसे उसकी सारी शक्ति किसी गहरे समंदर में डूब गई हो। वह अभिनव की ओर अविश्वास और दर्द भरी नजरों से देख रही थी। उनके ठंडे कठोर शब्द उसके दिल में तीरों सी चुभ रहे थे। क्या वह मुझे सचमुच सिंह परिवार से निकाल देंगे? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था, जैसे कोई अंतहीन भंवर उसे अपनी गहराइयों में खींच रहा हो। अभिनव का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उनकी आंखों में एक ऐसी गंभीरता थी जो किसी भी विरोध को कुचल सकती थी। अगर तुम 1 साल बाद विक्रम शर्मा को वापस नहीं लाती, तो शायद तुम सिंह ग्रुप में लौट सको, या शायद सिंह परिवार से हमेशा के लिए अलग हो जाओ। उनकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो पहाड़ को भी हिला सकती थी, और हर शब्द में एक अनकहा फरमान छिपा था। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, अनामिका। ईशा और सागर के चेहरे भय और चिंता से भरे थे, पर वे चुप रहे, जैसे उनके शब्द हवा में गुम हो गए हों। अभिनव का फैसला दबंग था, पर उसमें एक गहरी सोच छिपी थी। वे नहीं चाहते थे कि अनामिका किसी मजबूरी में बंधे रिश्ते को निभाए।
अगर 1 साल बाद भी अनामिका और विक्रम के बीच कोई तालमेल न बैठा तो वे उन्हें आजादी देना चाहते थे, लेकिन अगर वे एक दूसरे को समझ पाए तो यह सबके लिए सुखद होगा। पर एक शर्त थी, अनामिका को विक्रम से बात करनी होगी। अगर उसने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो सिंह परिवार की वंशज के रूप में उसका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता था। यह उसकी आखिरी परीक्षा है। अभिनव ने आखिरी बार अनामिका की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा, दुख और उम्मीद का एक अजीब मिश्रण था, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। बेटी, अब आगे बढ़ो, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वे भारी कदमों से बाहर चले गए, जैसे कोई योद्धा युद्धभूमि छोड़ रहा हो। पर उसकी आंखों में एक अनकही आशा की चमक थी। सागर और ईशा भी उनके पीछे निकल गए। उनके चेहरों पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं, जैसे वे किसी अनजाने भविष्य के बोझ तले दबे हों। अनामिका सदमे में सोफे पर धम्म से बैठ गई। उसका दिमाग सुन्न था। मुझे विक्रम को ढूंढना होगा। यह ख्याल उसके दिल में एक भारी बोझ की तरह बैठ गया। अभिनव के आखिरी शब्द, धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे कोई क्रूर मजाक। वह गुस्से में थी, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कोई अनजाना डर उसे घेर रहा हो। रोहिणी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, ने धीरे से पूछा, अनामिका, अब तुम क्या करने वाली हो? उसकी आवाज में चिंता थी, जैसे वह किसी तूफान के बीच खड़ी हो। क्या वह सचमुच दादाजी के खिलाफ जा सकती है? उसने कभी नहीं सोचा था कि अभिनव इतने सख्त हो सकते हैं। अनामिका ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए गहरी सांस ली। मुझे क्या करना है? मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा। उसकी आवाज में थकान थी, पर एक जिद भी थी, जैसे वह किसी अनजाने युद्ध के लिए तैयार हो रही हो। फिर उसने रोहिणी की ओर देखा। बता, हमारे पास कितना पैसा है? मेरा मतलब है मेरी निजी संपत्ति। मुझे हर हाल में अपनी राह बनानी होगी। रोहिणी ने एक पल सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ी। ज्यादा नहीं, कुल मिलाकर करीब 13 मिलियन। उसकी आवाज में हल्की हिचक थी, जैसे वह इस जवाब से डर रही हो। क्या यह काफी होगा? बस 13 मिलियन? अनामिका की भौहें सिकुड़ गईं। उसका चेहरा और सख्त हो गया। उसने एक पल रुककर सोचा, फिर दृढ़ स्वर में कहा, कल मैं ऑफिस जाकर अपना काम सौंप दूंगी। तुम पता लगाओ कि विक्रम कहां है। उसके शब्दों में एक ऐसी आग थी जो हार मानने से इनकार कर रही थी। मैं हार नहीं मानूंगी। रोहिणी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुम सिंह परिवार को छोड़ने की तो नहीं सोच रही ना? उसकी आवाज में डर था, जैसे वह किसी भयावह सपने को सच होते देख रही हो। अनामिका ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक गहरी दृढ़ता थी।